तुम प्रार्थना बोल रहे हो तो प्रार्थना से तुम काफी फैमिलियर हो, तो ऐसे सिचुएशन में तो उसमें कुछ चेंजेस हो तो उनको अडेप्ट कर लोगे अगर दिमाग खुला है एडॉप्टेशन के लिए, है ना। कुछ लोग तो बोलेंगे नहीं ये वो उल्टा कैसे कर दिया, पहले वो आता है बाद में वो आता है। पर जीवन में जो क्वेश्चन तुम्हें मिलते हैं उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि पहले ये होगा बाद में वो होगा, या क्वेश्चन में कन्वेंशन कुछ नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए। तो जब कन्वेंशन नहीं है तो हमारे माइंड को हमें प्रिपेयर रखना है हर सिचुएशन के लिए। तो एडेप्टेशन इसको कहते हैं। तो हमारा जो मोड होना चाहिए वो एडेप्टिव होना चाहिए कि हर चेंज को, कोई भी परिवर्तन आता है तो उस परिवर्तन को हम जीवन में आत्मसात कर लें, उसके साथ ही मर्ज हो जाए, उसके हिसाब से चेंज हो। तुमने सेकंड वाले पैराग्राफ को पहले बोल दिया, पहले वाले को बाद में बोलिए। आज की डेट लगाओगे, आज सीबीएसई में मैथमेटिक्स का पेपर है। मैक्सिमम बच्चे आज फ्री फील करेंगे क्योंकि फिजिकल एजुकेशन जो है वो ज़्यादातर बच्चों के पास है, उसमें काफ़ी गैप है। इवन यहाँ पर स्टार बैच वाले बच्चों के लिए तो एडवांस की क्लासेस चालू हो जाएंगे आज से वापस। तो मान के चल रहे कि ठीक है 75% इज टारगेट, 75% टारगेट है, तो इजीली अब दूसरी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। यानी काफ़ी बच्चों के एग्जाम एक तरह से आज खत्म। तो ये सही सोच है, गलत सोच है, या एक सोच है? मतलब ये सिर्फ एक सोच है, सही सोच है, गलत सोच है। सही है गलत का पता चलेगा बाद में, ये सिर्फ एक सोच है। इट इज अ थॉट कि हाँ ऐसा। अब सही गलत का कैसे पता चलेगा? मान लो किसी बच्चे के फिजिकल एजुकेशन में सप्लीमेंट्री आ गई, तो बोलेंगे ये गलत सोच थी उसके लिए। किसी बच्चे के कम तैयारी में अच्छे नंबर आ गए, मान लो उसने वो वही पढ़ा जो पूछा गया, तो बोलेंगे सही सोच थी। तो बाद में परिणाम के हिसाब से हम एनालिसिस करके निर्णय निकालते हैं भाई सही था कि गलत था। ये अभी तो क्या है, सिर्फ एक सोच है। लेक्चर नंबर 27 करंट इलेक्ट्रिसिटी में 10। करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो रहा है आज, और मैग्नेटिक इफेक्ट स्टार्ट भी कर देंगे। यह देखते हैं कितना हो पाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट स्टार्ट हो पाता है कि नहीं हो पाता। करंट इलेक्ट्रिसिटी तो खत्म हो गया है। सुबह एक लेक्चर पीछे चल रहा है, लास्ट तुमने शाम को किया था, सुबह किया था, तो 11 है कंफर्म? ओके 11। तो लास्ट जो है कंस्ट्रक्शन तुम्हारे लिए मैंने छोड़ दिया था मीटर ब्रिज के लिए, तुम्हें कंप्लीट करना था कंस्ट्रक्शन को। वर्किंग पे आ जाओ, मीटर ब्रिज पढ़ रहे थे लास्ट टाइम पे। कंस्ट्रक्शन के लिए 3-4 लाइन अगर तुमने लिख ली है तो अच्छी बात है, नहीं लिखी है तो वो तुम्हें पढ़नी चाहिए, छोड़ दोगे। वर्किंग काम कैसे करते हैं? अब वर्किंग एक तो होता है प्रैक्टिकल जब हम कर रहे हैं, दूसरा जब थ्योरी में लिखते हैं। प्रैक्टिकल जब करते हैं तो कम से कम 3-4 ऑब्जर्वेशंस के लिए काम करते हैं, और थ्योरी में सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन के लिए काम करते हैं। तो अकॉर्डिंगली लिखने के तरीके में अंतर आ जाए तो तुम लिख सकते हो we introduce some resistance capital R, we introduce some resistance capital R in the resistance box। resistance box में हमने कुछ resistance R introduce किया, and then find a balance point B, and then find a balance point B on wire AC, such that when jockey is made to touch at that point,
comma galvanometer यानी G circle shows zero deflection. Jockey is made to touch at that point. Galvanometer shows zero deflection. Comma in this case the bridge is said to be balanced. The bridge is said to be balanced. And thus जब ब्रिज बैलेंस स्टेट में है तो हम लिख सकते हैं and thus V subscript B equal to V subscript D and P upon Q equal to R upon S. और ऑब्जेक्टिव हमारे था कि अननोन रेजिस्टेंस ऐसा पता करें, तो S को मैं लिख सकता हूं Q by P into R. अगर तुम मीटर ब्रिज का वो डायग्राम देखो जो तुमने बनाया तो तुम्हें पता है P के कॉरस्पॉन्डिंग बैलेंसिंग लेंथ L है और Q के कॉरस्पॉन्डिंग 100 माइनस है. तो अजम्पशन क्या है कि वायर यूनिफॉर्म लेंथ का है. यूनिफॉर्म लेंथ गलत बोल दिया मैंने, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है. अजम्पशन है वायर इज ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एंड होमोजेनियस मटेरियल. यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है तो लेंथ के साथ उसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, और होमोजेनियस मटेरियल तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं हो रही. तो रेजिस्टेंस सिर्फ लेंथ का फंक्शन बन के रह गया, क्योंकि रेजिस्टेंस के एक्सप्रेशन में जो आता है अगर S अननोन रेजिस्टेंस है तो ये आएगा रॉ L अपॉन A. तो रॉ और A पूरे तार के लिए सेम है, तो रेजिस्टेंस प्रोपोर्शन हो गया L के, या R भी लिख सकते हैं जनरल फॉर्मूला. तो Q by P की जगह मैं लिख सकता हूँ 100 माइनस L अपॉन L. रेफरेंस साइड में मेंशन करके यहाँ लिख देंगे S इक्वल टू 100 माइनस L अपॉन L इंटू R. रेफरेंस साइड में तुम मेंशन कर दोगे वायर इज ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन and homogeneous material. इस फॉर्मूले को ब्लॉक पे बंद कर दोगे. कंक्लूसिव स्टेटमेंट है एक तरह से ये मैथमेटिक्स में फॉर्मूला. कई बार क्वेश्चन में तुमसे फॉर्मूला पूछते हैं, तो फॉर्मूला हो गया S इक्वल टू 100 माइनस L अपॉन L टू R. मीटर ब्रिज के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे. थ्योरी में तो ये एक ऑब्जर्वेशन हुआ, एक बार तुमने बैलेंसिंग लेंथ निकाली, पर प्रैक्टिकल में रैंडम एरर्स को मिनिमाइज करने के लिए हम एक से ज्यादा बार बैलेंसिंग लेंथ निकालते हैं. और भी कुछ तरह के एरर्स इस इंस्ट्रूमेंट में होते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए हम एक से ज्यादा बार बैलेंसिंग लेंथ निकालते हैं. तो वो मैं समझा रहा हूँ, ओरली समझा रहा हूँ तुमको, ऐसे ही समझने की कोशिश करो. जब तुम प्रैक्टिकल करोगे तो ये परमानेंट हो जाएगा तुम्हारी मेमोरी में. मीटर ब्रिज का प्रैक्टिकल तुम जाकर कर सकते हो फिजिक्स लैब में 9 से 1, 3 से 7. इसमें करीब 10 से 15 मिनट तुमको लगेगा. तो क्या करना है, रेजिस्टेंस बॉक्स में हमने कुछ रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस किया. कितना? तो कंसेप्ट था चारों रेजिस्टेंस सेम ऑर्डर के होने चाहिए. जो अननोन रेजिस्टेंस वायर नाइक्रोम का तुमको दिया गया है उसकी जो लंबाई है 40 से 50 सेंटीमीटर मैक्सिमम होती है, और उसका रेजिस्टेंस होता है 2 से 5 ओम के बीच. तो क्योंकि अननोन रेजिस्टेंस 2 से 5 ओम के बीच है और चारों रेजिस्टेंस सेम ऑर्डर के होने चाहिए, और मीटर ब्रिज का ये तार खुद जो 1 मीटर लंबा है, कांस्टेंटन का बना हुआ, यूरेका का बना हुआ वायर, इसका रेजिस्टेंस भी कितना होता है? लगभग 10 ओम. यानी तुम ये मान सकते हो कि 1 सेंटीमीटर लंबे तार का रेजिस्टेंस लगभग 1 ओम से 2 ओम के बीच होता है. तो इस पूरे 1 मीटर लंबे तार पर P भी मिल रहा है, Q भी मिल रहा है. अगर सेम ऑर्डर के होने तो सभी किस ऑर्डर के होंगे? 2 से 5 ओम के बीच होंगे. तो हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस बॉक्स में 2 से 5 ओम के बीच का रेजिस्टेंस लगाएंगे. 2 ओम लगाया, बैलेंसिंग लेंथ पता की सपोज आई 38 सेंटीमीटर. 3 ओम लगाया, बैलेंसिंग लेंथ 48 सेंटीमीटर. यानी रेजिस्टेंस बॉक्स में वैल्यू चेंज कर करके, वो डायग्राम देखो जो तुमने बनाया,
उसमें आरबी में मीटर ब्रिज में जो रेजिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ है उसमें जैसे ही मैं आर की वैल्यू चेंज करता हूं बैलेंसिंग लेंथ चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज हो जाएगी? देख लो यहां से, एस तो फिक्स है, अब आर चेंज करने पर यहां पर चेंज इस तरह से आना चाहिए कि इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट है। तो अगर मैं आर को बढ़ाता हूं तो बैलेंसिंग लेंथ भी बढ़ जाती है, क्योंकि आर के बढ़ने पर इस फ्रैक्शन को छोटा होना पड़ेगा। छोटा तभी होगा जब बैलेंसिंग लेंथ बढ़ जाएगी। तो मैं जब रेजिस्टेंस 2 से 3 ओम करता हूं तो बैलेंसिंग लेंथ कहां से कहां पहुंच गई? 1 ओम मैंने क्यों नहीं लगाया? 1 ओम इसलिए नहीं लगाया क्योंकि जो कनेक्टिंग वायर्स हमने यूज किए उनका खुद का रेजिस्टेंस 1 ओम के ऑर्डर में। तो अगर मैं 1 ओम लगाऊंगा तो उनका रेजिस्टेंस भी सर्किट में मुझे काउंट करना पड़ेगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो 1 ओम नहीं लगाया हमने। तो क्या किया हमने? फिर 2 ओम लगाया, बैलेंसिंग लेंथ आई, फिर 3 ओम लगाया, बैलेंसिंग लेंथ आई 48, 4 ओम लगाया 60, 5 ओम लगाया 65। ये 4 ऑब्जर्वेशन आ गए हमारे पास, 2 3 4 5। अब इन सबसे हमने इसको कैलकुलेट किया, अननोन रेजिस्टेंस है इसको, और कैलकुलेट करने के बाद क्या करेंगे? फिर इसका मीन निकालेंगे और मीन निकालकर एक्सप्रेस करेंगे कि अननोन रेजिस्टेंस इतना है। तो कई बार तो ऑब्जेक्टिव होता है सिर्फ अननोन रेजिस्टेंस पता करो, कई बार होता है अननोन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पता करो। तो अगर ऑब्जेक्टिव अननोन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पता करो तो तार तुमको जो दिया हुआ है, जब तुम इसको कनेक्ट करते हो तो हुक बनाते हो, एंड को ऐसे मोड़ देते हो हुक फॉर्म में, और फिर उसको स्क्रू ढीला करके उसमें फंसाते हो। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, प्रैक्टिकल करोगे जब क्लियर होगा। तो जो लेंथ हुक बनाने में काम आई उसका रेजिस्टेंस सर्किट में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ तो उतनी लेंथ का रेजिस्टेंस हम काउंट, उस लेंथ को ही काउंट नहीं करते। वायर की लेंथ नापते, पूरा स्ट्रेच करेंगे, उसको खींचेंगे, कोई क्लिंक मुड़ा तुड़ा हिस्सा उसमें नहीं होना चाहिए। क्लिंक किसको बोलते हैं? मुड़ा हुआ हिस्सा। वायर को पूरा खींचा, मीटर स्केल से उसकी लंबाई को नापा, स्क्रू गेज लेंगे, स्क्रू गेज लेकर इसका डायमीटर निकाला, डायमीटर से पाई डी स्क्वायर बाय 4 उसका एरिया और क्रॉस सेक्शन निकाला। अब हमारे पास ए है, उसका रेजिस्टेंस है, आर की जगह मैं एस लिख देता हूँ, एस अननोन रेजिस्टेंस जो हमने पता कर लिया। एरिया है, लेंथ है, या फिर इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, अभी लिखवा दूंगा, पाई डी स्क्वायर बाय 4 है। तो रेजिस्टिविटी पता कर सकते हैं। फिर तीसरा, अगर तुम्हें ऐसे 2 तार दिए जाए जिनमें से पहले तार को तो मान लो उसका रेजिस्टेंस S1, दूसरे को मान लो S2, पहले तार को लगाया, उसके साथ ये सारी एक्सरसाइज की S1 मीन निकाल लिया, फिर उसको हटा दिया, दूसरे तार को लगाया, उसके लिए भी 2 3 4 5 पर रीडिंग ली, S2 निकाल लिया। सपोज S1 आ गया 2.5 ओम, S2 आ गया 3 ओम। अब तुमने क्या किया? दोनों को सीरीज में जोड़ के लगाया। जब तुम सीरीज में जोड़ोगे तो ध्यान ही रखोगे कि ऐसे तार जैसे हम जोड़ देते हैं 2 तार लेके, वैसे नहीं जोड़ने। सीरीज में जोड़ने का मतलब क्या है? ये पहला तार, ये दूसरा तार, सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, यहां पे कनेक्शन बनेगा। तो ये दोनों को आपस में जब जोड़ोगे तो इसके लिए भी क्या करोगे? एक और प्लग की ले लोगे, एडिशनल एक्स्ट्रा, और उस प्लग की में दोनों साइड के टर्मिनल यूज करने की जरूरत नहीं है। कोई सा एक टर्मिनल, एक स्क्रू, उस स्क्रू में इन दोनों को एक साथ लगा दोगे जो हुक फॉर्म में, तब कनेक्शन प्रॉपर बनता है। ऐसे घुमाए ट्विस्ट करें अगर उसको वायर को तो प्रॉपर कनेक्शन नहीं बनता है, क्योंकि वायर थोड़ा हार्ड होता है, फिसलता है। तो ये सीरीज में लगा दिया। अब तुमने फिर इक्विवेलेंट निकाला, पर अब की बार क्या करोगे? तुम्हें पता है कि ये रेजिस्टेंस अगर एक 2.5 था, एक 3 था, तो किस रेंज में चले गया? 5.5। तो अब जो रेजिस्टेंस बॉक्स में 2 3 4 5 निकाल रहे थे, उसके बजाय क्या प्रेफर करोगे? 4 5 6 7, तब रीडिंग लोगे और उससे कैलकुलेशन से निकालोगे अननोन कितना आया। जो अननोन है उसको हम बोलेंगे एसएस, सीरीज इक्विवेलेंट, और अननोन किसके आसपास आ जाएगा? 3 + 2.5 5.5, 5.5 के आसपास आ गया तो हम बोलेंगे लॉज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस वेरीफाइड। ऐसे पैरेलल में जोड़ेंगे, लॉज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन को वेरीफाई करेंगे। तो समझने की बात इसमें यह है तुम्हारे कि
जब छोटा रेजिस्टेंस है, जैसे पैरेलल में लगाऊंगा तो मैं किस रेंज में चले जाऊंगा? जब मैं पैरेलल में लगाऊंगा मुझे पता है इक्विवेलेंट 2.5 से भी कम हो गया। तो रेजिस्टेंस बॉक्स में जो अलग अलग वैल्यू मुझे निकालनी है वो क्या होंगी? 1 2 3 4। अब 1 पे आना पड़ेगा मुझे पैरेलल में लगाने के बाद, और कोई रास्ता नहीं। सेंसिटिविटी कम हो जाएगी पर हम समझौता करेंगे। तो ये तय करने का तरीका क्या है कि रेंज क्या हो रीडिंग लेने की। तो हम ऐसा रेजिस्टेंस चूज करते हैं जिससे कि बैलेंस पॉइंट 30 सेंटीमीटर से कम ना आए और 70 सेंटीमीटर से ज्यादा ना आए। 30 सेंटीमीटर से कम आने का मतलब समझ लो P है छोटा और Q है बड़ा, तो चारों रेजिस्टेंस सेम ऑर्डर के नहीं हुए। और 70 सेंटीमीटर से बड़ा आने का मतलब है P तो बड़ा और Q छोटा। तो तुमको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं सारी रीडिंग्स जितने भी तुम ले रहे हो वो कहां से कहां तक 30 to 70 सेंटीमीटर इस बीच आनी चाहिए। इस रेंज को क्रॉस करते हुए कोई रीडिंग आ रही तो उससे जो तुम कैलकुलेशन करोगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत आसपास की आएगी, एग्जैक्ट नहीं आएगी। और अगर कोई ऐसी रीडिंग है जो 50 के पास है, इस पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है, कंपटीशन में भी बनता है, बोर्ड में भी बनता है। तुमको मैंने बोला 2 ओम पर 38 सेंटीमीटर, 3 ओम पर 48, 4 ओम पर 60, 5 ओम पर 65। तो बताओ इन चारों में से कौन सा ऑब्जर्वेशन मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू देगा अननोन रेजिस्टेंस है? तो जवाब होगा 48। 3 ओम पर 48, जो 50 के सबसे पास होगा वो मोस्ट एक्यूरेट होगा। और अगर 50 हो गया तो अपने आप में वो मोस्ट एक्यूरेट होगा, क्योंकि 50 होने का मतलब है जितना P उतना Q, टोटल लेंथ 100 सेंटीमीटर। और P और Q बराबर हो गए तो डेफिनेटली R इक्वल टू S हो गया। तो तब ये होगा मोस्ट सेंसिटिव ब्रिज। चारों अगर सेम ऑर्डर के तो सेंसिटिव, और चारों अगर सेम हो गए तो मोस्ट सेंसिटिव। क्लियर? तुम इसको प्रैक्टिकली फील करके देखोगे, महसूस करके देखोगे एपरेटस पे जब तुम एक्सपेरिमेंट करोगे। तो मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट तुमको ऐसे करना है। कंटिन्यू करोगे, आगे 2-4 लाइन और लिखेंगे। also to find, next line से also to find specific resistance, to find specific resistance, we measure the length of given resistance wire. We measure the length of given resistance wire and its diameter के पास ब्रैकेट में लिखोगे using screw gauge bracket close, and use them in the formula S equal to use them in the formula rho equal to S into pi d square upon 4l। वैसे तो क्या आता? वैसे आता S a by l। a की जगह तुम लिखते पाई r स्क्वायर, फिर r और डायमीटर उसमें रिलेशन r इक्वल टू d by 2, तो d by 2 लिखते क्या हो जाएगा d स्क्वायर बाय 4। तो ये फॉर्मूला हम काम करें। मीटर ब्रिज की कहानी खत्म। मीटर ब्रिज में कुछ एरर हो सकते हैं, ओरली समझा रहा हूँ, मेन क्लास में तुम्हें ज्यादा डिटेल में समझाया जाएगा। जो कनेक्टिंग वायर्स हमने यूज की, फिर से सर्किट देखो, मीटर ब्रिज जो तुमने बना रखा उसको देखो। जो तुमने तार लगा रखे हैं बैटरी जोड़ने के लिए, सेल जोड़ने के लिए और गैल्वेनोमीटर जोड़ने के लिए, जरूरी नहीं है कि इनकी लंबाई सिमेट्रिकल हो, दोनों साइड बराबर हो सकता है एक साइड ज्यादा हो एक साइड कम हो। अब ये जो तार है तांबे के बने हुए कॉपर वायर, और इनका रेजिस्टेंस हमने अभी नेग्लेक्ट किया हुआ है, पर हम जानते हैं इसका कुछ फाइनाइट रेजिस्टेंस है जो 1 ओम के ऑर्डर का है। तो अगर वायर्स की लेंथ में एसिमेट्री है दोनों साइड में, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? एक साइड रेजिस्टेंस ज्यादा, एक साइड रेजिस्टेंस कम। तो अब जो तुम रीडिंग निकाल रहे हो वो उतना लॉजिकल नहीं है। कैसे? अगर 11th क्लास में किसी ने एक्सपेरिमेंट किया है रेजोनेंस ट्यूब का, सोनोमीटर का, तो तुमसे कहा जाता है, अगर सर्ल एपरेटस का भी किया है तो तुमसे कहा जाता है
कि रीडिंग कब लेनी है। अगर बात करें रेजोनेंस ट्यूब की तो वाटर लेवल इंक्रीजिंग, वाटर लेवल डिक्रीजिंग, और फिर क्या बोलते हैं दोनों का मीन लो। सोनोमीटर की बात करें तो लोड इंक्रीजिंग, लोड डिक्रीजिंग, 2 बार रीडिंग लेनी है। और सर्ल एपरेटस की बात करें तो उसमें भी लोड बढ़ाते वक्त भी रीडिंग लेनी है, लोड रिमूव करते वक्त भी रीडिंग लेनी है, और फिर उनका मीन यूज करना है। सिमिलरली यहां पर भी क्या करना है हमको, सिमेट्री एसिमेट्री के कारण कोई एरर आ रहा है तो सिमेट्रिकल बनाने के लिए रीडिंग को क्या करना है, पहले अभी हमने रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया लेफ्ट गैप में, अननोन रेजिस्टेंस राइट गैप में, इंटरचेंज कर देंगे। आर को लगा देंगे लेफ्ट में, एस को लगा देंगे, उल्टा बोल रहे, आर को लगा देंगे राइट में और एस को लगा दिया लेफ्ट में, और साइमल्टेनियसली बैटरी के टर्मिनल भी रिवर्स कर दो। देखो डायग्राम में सोच के, बैटरी के टर्मिनल रिवर्स करने का मतलब जो टर्मिनल ए था वो तो सी हो गया और जो सी था ए हो गया। अब की बार बैलेंसिंग लेंथ तुम निकालोगे, स्केल बाय डायरेक्शन होता है। अब जो नया ए बन गया जो पहले सी था वहां से बैलेंसिंग लेंथ नापी जाएगी। जिधर से पहले तुमने 100 माइनस एल नापा था वहां से अब एल नापेगा और उल्टा होता है। तो फिर से रीडिंग लेंगे 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम रेजिस्टेंस बॉक्स में इंट्रोड्यूस कर। मान लो पिछली बार 3 ओम पर 48 आया था, अब की बार 3 ओम पर 49 आ गया, आ सकता है, वेरी कर सकता है। तो कैलकुलेशन के लिए कौन सी वैल्यू यूज करेंगे, 48 प्लस 49 डिवाइडेड बाय 2। 3 ओम पर 48 प्लस 49 डिवाइडेड बाय 2, इसको यूज करेंगे कैलकुलेशन। तो कौन से एरर को हमने कंपेंसेट किया, एसिमेट्री ऑफ लेंथ ऑफ वायर के कारण जो एरर आ रहा है उसको हमने कंपेंसेट किया। मेटल की स्ट्रिप्स हमने क्यों यूज की, ये भी क्वेश्चन बनता है। मेटल की स्ट्रिप्स इसलिए यूज की जिससे उनका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो। मेटल के स्ट्रिप में तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है वायर के कंपैरिजन में, तो रेजिस्टेंस जो है वो कनेक्शंस का नेग्लिजिबल। फिर एक और एरर होता है, जो वायर है जब हम जोड़ रहे हैं 1 मीटर लंबा तार, मीटर ब्रिज का तार, कॉर्नर पे ए पर सी पर जोड़ रहे हैं। जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है उसमें तरीका यह है, कील है, स्क्रू होता है, किसी में कील होती है, उस पर घुमा देते हैं वायर, लकड़ी में ठोकती है, ऊपर से पत्ती लगा दो। तो ऐसे सिचुएशन में जो कांटेक्ट बन रहा है वो कभी पत्ती के अंदर से बनता है, कभी पत्ती के एंड से बनता है, थोड़ा सा कहीं से दब गया तो किनारे पर जो इफेक्टिव लेंथ है उसमें मामूली चेंज आता है, जो सेंटीमीटर के ऑर्डर का हो सकता है, कुछ मिलीमीटर, कुछ सेंटीमीटर के ऑर्डर का हो, कुछ सेंटीमीटर मतलब मैक्सिमम एट द मोस्ट आधा सेंटीमीटर तक हो सकता है। तो डिफरेंस आता है रेजिस्टेंस में। जब तुम हायर लेवल पे जाओगे, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे, तो वहां पर तुम देखोगे मीटर ब्रिज में एंड पर सोल्डरिंग की हुई होती, वायर को मेटल के स्ट्रिप से सोल्डर कर देते हैं, और सोल्डरिंग के कारण भी कुछ रेजिस्टेंस में चेंज आता है। तो इसको कंपेंसेट करने के लिए हम एक एरर इंट्रोड्यूस करते हैं, उसका नाम है एंड एरर, और जो करेक्शन लगाएंगे उसका नाम होगा एंड करेक्शन। अब हमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एंड करेक्शन तुम और पढ़ चुके हो कि ओपन ऑर्गन पाइप में, या बोले ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप या ओपन ऑर्गन पाइप, उसमें जो एंटी नोड बनता है वो एग्जैक्टली ओपन एंड पर बनकर थोड़ा सा ऊपर बनता है। लॉर्ड रेली ने एक क्राइटेरिया दिया था, ये बताया था, एंड करेक्शन दिया था, क्राइटेरिया नहीं दिया, एंड करेक्शन दिया था रेली ने। उसी ने आगे स्कैटरिंग के लिए क्राइटेरिया दिया था जो 12 में तुम पढ़ोगे। तो 0.3 टाइम्स डायमीटर या 0.6 टाइम्स रेडियस, उसका नाम भी एंड करेक्शन और इसका नाम भी एंड करेक्शन। उसको भी एंड एरर कह सकते हैं, इसको भी एंड एरर। बस समझना ये है कि अगर एरर कहा तो सबट्रैक्ट करेंगे और करेक्शन कहा तो ऐड करेंगे। दिस इज बेसिक डिफरेंस। तो एंड में जो एरर आ गया, ए एंड पर जो एरर है उसको अल्फा से, सी एंड पर जो एरर है उसको बीटा से दिखाते हैं, और उसको कंपेंसेट करने का तरीका है उसको पता होना चाहिए हमको कि कितना एरर आ रहा है। तो डिटेल में उसमें सिखाया जाएगा तुम्हें मेन क्लास, इसमें इतना काफी। तो मीटर ब्रिज की कहानी खत्म। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट पोटेंशियोमीटर, वो हमें पढ़ना। हेडिंग पोटेंशियोमीटर। अगेन इट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि थ्योरी में भी है, प्रैक्टिकल में भी है।
नाम से तुम्हें समझ में आ रहा होगा क्या करता होगा ये इंस्ट्रूमेंट, पोटेंशियल डिफरेंस नापता है। और अगर तुमने इसको देखा तो ये मीटर ब्रिज से भी बड़ा होता है साइज में। लकड़ी का और थोड़ा चौड़ा पट्टा होता है, उस पर एक तार नहीं ऐसे जिग जैग 10 तार, या यूं बोले एक ही तार जिग जैग फॉर्मेट में 10 मीटर लंबा तार घुमा हुआ रहता है एक मीटर के सेगमेंट से। स्टैंडर्ड पोटेंशियोमीटर में 4 से लेकर 12 मीटर तक हो सकता है तार। तार की लंबाई जितनी ज्यादा होती है इंस्ट्रूमेंट उतना ही अच्छा माना जाता है। लैब में जो हम यूज कर रहे हैं पोटेंशियोमीटर उसमें 10 मीटर लंबा तार है। अब उसको एक साथ ऐसे एक लंबाई में कर दें तो इंस्ट्रूमेंट बहुत बड़ा हो जाएगा, तो वो फीजिबल नहीं है। एक वर्ड यूज करते हैं फीजिबल, उपयुक्त। तो क्या करते हैं, एक मीटर के सेगमेंट में घुमा देते। फिर भी इंस्ट्रूमेंट देखा जाए तो वोल्ट मीटर के कंपैरिजन में काफी बड़ा है। वोल्ट मीटर इतना सा, वो भी पोटेंशियल डिफरेंस नापता है। पोटेंशियोमीटर इतना बड़ा, वो भी पोटेंशियल डिफरेंस नापता है। अगर तुम्हारे पास दोनों अवेलेबल हैं तो किसे प्रेफर करोगे और क्यों? द करेक्ट आंसर, पोटेंशियोमीटर एग्जैक्ट नापता है, क्योंकि नापते वक्त वो सर्किट से कोई करंट ड्रॉ नहीं करता, यानी बिना रिश्वत के काम करता है, खाता नहीं है बीच में। और वोल्ट मीटर, उसकी कंस्ट्रक्शन ही ऐसी है, उसकी डिजाइन ही ऐसी है कि वोल्ट मीटर बिना कंज्यूम किए नाप ही नहीं सकता। वोल्ट मीटर का कंस्ट्रक्शन किस में पढ़ोगे तुम? वोल्ट मीटर को बनाते हैं हम गैल्वेनोमीटर से, और गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग अगले यूनिट में है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के नाम से। तो उसमें तुम ये सीखोगे कि गैल्वेनोमीटर काम करता है आई प्रोपोर्शनल थीटा। जितनी ज्यादा करंट फ्लो कराओगे उतना डिफ्लेक्शन आएगा। तो डिफ्लेक्शन आने के लिए करंट का फ्लो होना जरूरी, उसी से तुमने वोल्ट मीटर बनाया। आइडियल वोल्ट मीटर ऐसा होना चाहिए, मान लो दरवाजा पॉजिटिव पोटेंशियल पे और दीवार नेगेटिव पोटेंशियल पर, तो इनके बीच कोई चार्ज फ्लो नहीं होना चाहिए, क्योंकि चार्ज अगर फ्लो हो गया तो चार्ज का डिफरेंस कम हो जाएगा, तो पोटेंशियल का डिफरेंस भी कम हो जाएगा, तो इंस्ट्रूमेंट कम नापेगा। इमेजिन करके देखो वो थर्मामीटर जिससे तुम्हारा टेम्परेचर नाप रहे हैं, अगर वो थर्मामीटर ऐसा है तो तुम्हारी बॉडी से कुछ हीट ले लेता है, तो तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो थर्मामीटर कम नापेगा एग्जैक्ट से। तो वोल्ट मीटर हमेशा थोड़ा सा कम नापता है, क्योंकि उसका कंस्ट्रक्शन ही ऐसा है, उसका डिजाइन ही ऐसा है कि उसको पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए करंट फ्लो करानी ही पड़ेगी, और अगर करंट फ्लो कराएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो कम नापेगा। तो ये बेसिक डिफरेंस आ गया। इसलिए हम किसको प्रेफर करेंगे? अगर एग्जैक्ट नापना है, बड़ा होने के बावजूद हम पोटेंशियोमीटर को प्रेफर करेंगे। लाइव एग्जांपल समझो, तुम्हारे घर से नाश्ता आया तुम्हारे लिए, जो लोग होम टाउन में नहीं है, अपने घर से दूर रहते हैं, स्पेशली सर्दियों में लड्डू आते हैं उनके लिए नाश्ता। तो लड्डू तुम तक पहुंचाने के 2 चैनल हैं। जब चैनल 1 से लड्डू तुम तक पहुंचते हैं तो 1 दिन के अंदर पहुंच जाते हैं, पर अगर 10 लड्डू भेजे होते तो 7 पहुंचते तुम तक, 3 गायब हो जाते। चैनल 2 से पहुंचते हैं तो 10 के 10 पहुंचते पर 3 दिन लग जाते हैं। अब दोनों का प्रायर एक्सपीरियंस तुमको है। अब तुम्हारे पेरेंट्स से तुमसे उधर से पूछा कि बताओ भाई किसके हाथ भेजें, 1 दिन में जो पहुंचा रहा है या 3 दिन में जो पहुंचा रहा है? भाई 1 दिन में पहुंचेगा 3 लड्डू गायब 7-10 में, तो तुम बोलोगे पूरा तो पहुंचे, तो भले ही 3 दिन लग जाए, भले ही इंस्ट्रूमेंट बड़ा है, बट वो नाप रहा है एग्जैक्ट, इसलिए हम किसे प्रेफर करेंगे? पोटेंशियोमीटर। तो पहला सवाल ही इसमें ये बनता है, व्हाई पोटेंशियोमीटर इज प्रेफर्ड, 2 नंबर में बनता है, और वो आज ही तैयार कर लेंगे, दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो पहले तो लिखो, इट इज अ डिवाइस, इंट्रोडक्शन जो लिखते हैं ना, इंट्रोडक्शन लिख देते हैं इसको। इट इज अ डिवाइस कॉमा व्हिच इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस एग्जैक्टली It is a device used to measure potential difference exactly. Exactly word को underline करो। तो एक खास बात है कि exactly नाम। अब नीचे स्टार मार्क करके लिखोगे।
क्या है कि पोटेंशियोमीटर हमको कई बार इस्तेमाल करना है वर्ड, हम इसका शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे पीएम। रेफरेंस के हिसाब से करंट इलेक्ट्रिसिटी में अगर तुम पीएम लिख रहे हो तो उसका मतलब प्राइम मिनिस्टर तो नहीं हो सकता, उसका मतलब क्या है, पोटेंशियोमीटर। लिखोगे पीएम इज प्रेफर्ड, पीएम इज प्रेफर्ड कंपेयर टू वी सर्कल, वोल्टमीटर के कंपैरिजन में, कंपेयर टू वी सर्कल वोल्टमीटर, बिकॉज करके डैश लगा दो। 2 नंबर में आता था क्वेश्चन पहले, आजकल 1 नंबर में आता है। 2 रीजन कम से कम तुम्हें पता होने चाहिए। पहला रीजन ए, पीएम मेजर्स एग्जैक्ट वैल्यू, पीएम मेजर्स एग्जैक्ट वैल्यू comma as it does not draw any current during measurement, as it does not draw any current during measurement, but V circle यानी voltmeter, but voltmeter draws some current, but voltmeter draws some current, comma, so it measures slightly less, so it measures slightly less, तो वोल्टमीटर थोड़ा सा कम नापे, तो वोल्टमीटर कम नापेगा, तो क्या हम आइडियल वोल्टमीटर बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? आइडियल वोल्टमीटर का मतलब जो पोटेंशियोमीटर के बराबर नापे, उसको क्या बोलेंगे, आइडियल वोल्टमीटर। तो एक है प्रैक्टिकल वोल्टमीटर, एक है आइडियल वोल्टमीटर। तो प्रैक्टिकली क्या हम आइडियल वोल्टमीटर बना सकते हैं कि नहीं बना सकते जो एग्जैक्ट नापे? तो जवाब में बना सकते हैं। तरीका है उसका, तरीका क्या है, पोटेंशियोमीटर नाप रहा है सपोज 5.2 वोल्ट और वहां पर वोल्टमीटर नाप रहा है 5 वोल्ट, तो वोल्टमीटर थोड़ा कम नाप रहा है 0.2 वोल्ट और पोटेंशियोमीटर एग्जैक्ट नाप रहा है 5.2। तो अभी हमने चालाकी की, हमने उस वोल्टमीटर का जो स्केल है डायल, उसको व्हाइट सफेद पेंट कर दिया और नई मार्किंग्स लगा दी उस पे, जो इंडिकेट कर रहा है वहां पे लिख दिया 5.2। पोटेंशियोमीटर से कंपेयर करके नया स्केल बना दिया। तो इस प्रोसेस का नाम क्या है, कैलिब्रेशन। इस प्रोसेस को कहते हैं कैलिब्रेशन। कितने लोग फैमिलियर है इस वर्ड से, कैलिब्रेशन? इसका मीनिंग जानते हैं या खाली वर्ड जानते हैं? ओके, जब तुम स्टेशन पे जाके अपना वजन करते हो किसी मशीन पर जिसमें 2 बल्ब जल रहे हैं, एक चक्री घूम रही है लाल और सफेद, उसमें पार्टीशन है, तुम उसमें एक सिक्का डालते हो, तो एक मशीन से जितना वजन आता है क्या दूसरी मशीन से भी उतना ही आता है कि डिफरेंट हो जाता है? अगर उतना ही आता है इसका मतलब सारी मशीनें वेल कैलिब्रेटेड है, और अगर डिफरेंट हो जाता है इसका मतलब मशीनें कैलिब्रेटेड नहीं है, उनका मेंटेनेंस सही नहीं हो रहा है। जितने भी तरह के स्प्रिंग बैलेंसेस होते हैं, टाइम के साथ उनकी स्प्रिंग थोड़ा खींचती चली जाती है। मान लो तुम्हारे पास घर में कोई स्प्रिंग बैलेंस है, तो समय के साथ उसकी स्प्रिंग ढीली पड़ जाती है, उसमें एडजस्टमेंट स्क्रू होता है। चाहे बाथरूम स्केल है उसमें भी स्प्रिंग बैलेंस होता है, वो जिस पे तुम खड़े होकर अपना वजन करते हो, तो उसमें एक जीरो एडजस्टमेंट होता है। कभी जीरो डिस्टर्ब हो जाता है तो उस जीरो एडजस्टमेंट से एडजस्ट करते हैं उसको। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, कैलिब्रेशन, कि कैलिब्रेट किया। तो वोल्ट मीटर है, अमीटर है, इनका कैलिब्रेशन हम कर सकते हैं किसकी मदद से, पोटेंशियोमीटर की मदद से। पोटेंशियोमीटर स्टैंडर्ड इक्विपमेंट है, तो इस तरह से हम आइडियल वोल्ट मीटर, आइडियल अमीटर बना सकते हैं। वास्तव में तो वो एग्जैक्ट नहीं नापेंगे पर दिखाएंगे एग्जैक्ट। वास्तव में हो सकता है तुम्हारे सारी बातें समझ में नहीं आ रही हो, पर तुम दिखाओगे कि हाँ समझ में आ रही, ठीक है। तो इस तरह से पॉसिबल। तो दूसरा फैक्टर और चाहिए हमें, तो सेकेंड पॉइंट तुम लिखोगे, देयर आर, बी पॉइंट, देयर आर लेस चांसेस ऑफ ऑब्जर्वेशनल एरर। क्या होता है अभी समझाऊंगा।
there are less chances of observational error in case of PM, in case of potentiometer, compared to V circle, due to parallax, PARALLAX, parallax उस टर्म। देखो दो नई टर्म आ गई, ऑब्जर्वेशनल एरर एंड पैरेलैक्स। भाई बाकी सब तो तुम जानते हो सेंटेंस में जो लिखा है। ये दो नई टर्म, इनका मतलब क्या हो, क्लियर होना जरूरी है। जब तुम एरर एनालिसिस पढ़ते हो 11th क्लास में, या पढ़ोगे, पढ़ने की कोशिश करोगे, खुद भी पढ़ सकते हो, टीचर से भी पढ़ सकते हो, टीचर तुम्हें 12th में पढ़ाएंगे। तो एरर एनालिसिस जो है उसमें हम एरर को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, सिस्टमैटिक एंड रैंडम। सिस्टमैटिक एरर में फिर से तीन कैटेगरी होती है। पहली कैटेगरी होती है इंस्ट्रूमेंटल या असेंबली एरर, दूसरी होती है ऑब्जर्वेशनल एरर, यानी ऑब्जर्व करने में ऑब्जर्वर की आदत के कारण अगर कोई गलती आ रही है तो उसको क्या बोलेंगे, ऑब्जर्वेशनल एरर। इट इज बिकॉज ऑफ बैड हैबिट्स ऑफ ऑब्जर्वर, ऐसा कह सकते हैं, रॉन्ग हैबिट्स ऑफ ऑब्जर्वर। अब क्योंकि हैबिट से रिलेटेड है और हैबिट्स बदलती नहीं है, इसलिए हमने सिस्टमैटिक की कैटेगरी में इसको रखा है कि हमेशा सेम अमाउंट में एरर इंट्रोड्यूस होगा। तीसरी कैटेगरी होती है एनवायरमेंटल एरर। तो ऑब्जर्वेशनल एरर तो वहां पर मिल जाएगा तुमको, ऑब्जर्व करने में जो एरर हुआ। और दूसरा है पैरेलैक्स, ये भी फर्स्ट चैप्टर में ही है। पैरेलैक्स मेथड फॉर डिटरमिनेशन ऑफ डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट स्टार्स। बहुत दूर तारे, उनकी दूरी को नापना है तो हमारे पास है पैरेलैक्स मेथड। तो पैरेलैक्स कहते किसको है, पैरेलैक्स में हम फॉर्मूला तो यूज करते हैं एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। पर पैरेलैक्स होता क्या है, सिंपल सा एग्जांपल है, अगर तुमने पेन या पेंसिल हाथ में पकड़ा और उसको तुम एक बार इस आंख से देखते हो, एक बार इस आंख से देखते हो, तो तुम्हें लगता है इसकी पोजीशन शिफ्ट हो रही है। एक्चुअल में ये वहीं पर बना हुआ है, अपरेंटली आभास हो रहा है तुमको खाली कि इसकी पोजीशन शिफ्ट हो रही है। इसी को कहते हैं पैरेलैक्स। और इसके कारण अगर एरर आ जाएगा तो बोलेंगे एरर ड्यू टू पैरेलैक्स। फॉर एग्जांपल, मैं अगर घड़ी को देख रहा हूं और इसमें मान लो अभी 12 बज रहे हैं, मैं बिल्कुल सामने से देख रहा हूं तो एग्जैक्ट मुझे लग रहा है कि 12 बजे। पर अगर ये हॉल थोड़ा और लंबा है, मैं उस कोने से देखूं तो मुझे लगेगा 12 बज चुके हैं, और उस कोने से देखो लगेगा 12 बजने वाले हैं। इसको एरर को क्या बोलेंगे, पैरेलैक्स। क्योंकि हमारी दोनों आंख में, ये जो पेन वाला एग्जांपल दिया, इसमें एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारी दोनों आंख के बीच में कुछ गैप है। कितना गैप है, लगभग 7 सेंटीमीटर। नाप के देखना स्केल से सेंटर टू सेंटर, तो लगभग 7 सेंटीमीटर। तो वो गैप जो है उसके कारण जब एक आंख से देख रहे हो फिर दूसरी आंख से देख रहे हो तो पोजीशन शिफ्ट होती हुई लगती है। और यहाँ पर हमने उसको मोड को चेंज कर दिया, घड़ी एक जगह, हम एक जगह से देख रहे हैं फिर दूसरी जगह से देख रहे हैं तो पोजीशन शिफ्ट होती हुई लगती है। और ये जो शिफ्ट है, जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाते जाए वैसे वैसे शिफ्ट कम होता जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब तुम कहीं सड़क पे चल के जा रहे हो, तुम देख रहे हो बिजली का खंभा, लाइट जल रही है, और तुम देख रहे हो चंद्रमा, तो बिजली का खंभा तो पीछे छूट जाता है और चंद्रमा तुम्हें लगता है साथ साथ चल रहा है, घर तक आ गया उसी लोकेशन पे। रीजन डिस्टेंस। और उसी चंद्रमा के रेस्पेक्ट में किसी डिस्टेंट स्टार को देखोगे तो पोजीशन में शिफ्ट होगा जब डिस्टेंस काफी ज्यादा मूव करोगे। तो पैरेलैक्स जो है डिस्टेंस के साथ कम होता जाता है। पैरेलैक्स को हम यूज करेंगे जब तुम ऑप्टिकल बेंच पे एक्सपेरिमेंट करोगे, ऑप्टिक्स के लेंस और मिरर के एक्सपेरिमेंट करोगे, तो वहां पर रीडिंग लेने के लिए हम यूज करते हैं पैरेलैक्स को, ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन डिटरमाइन करने के लिए। जैसे बस में बैठ के कहीं जा रहे होते हो तो तुम्हें क्या लगता है, बाहर जो पेड़ पास में है वो तो फास्ट चल रहा है, और जो पेड़ दूर पहाड़ पे है वो कंपैरेटिवली स्लो चल रहा है। हालांकि पेड़ नहीं चल रहे हो तुम,
अगर तुम 50 किलोमीटर पर आवर से उस डायरेक्शन में जा रहे हो तो पेड़ तुम्हारे रिस्पेक्ट में 50 किलोमीटर पर आवर से इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, फिर भी पास वाला पेड़ तो तेज चलता हुआ दिखता है और दूर वाला पेड़ धीमे चलता हुआ दिखता है, बिकॉज ऑफ पैरेलल्स। तो निडल वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें ऑब्जर्वेशन में ये एरर होने के चांसेस रहते हैं कि अगर तुम बिल्कुल सामने से नहीं देख रहे हो, जैसे घड़ी की सुई, तो सामने से नहीं देख रहे हो तो रीडिंग थोड़ी सी कम या थोड़ी सी ज्यादा होती है। ऐसे देखा या ऐसे देखा तो रीडिंग डिफरेंट दिखाई देगी। मान लो 3 स्टूडेंट साइमल्टेनियसली ग्रुप में है और वो प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो बीच वाला तो अलग रीडिंग बोलेगा, इधर वाला अलग रीडिंग बोलेगा, इधर वाला अलग रीडिंग बोलेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, उन इंस्ट्रूमेंट्स में एक मिरर स्ट्रिप लगाते हैं पीछे। तो सही तरीका रीडिंग देखने का ये होता है कि जब तुम रीडिंग देख रहे हो तो निडल के पीछे उसकी इमेज छुप जानी चाहिए, इमेज अलग से नजर नहीं आनी चाहिए। तो अगर इमेज उसके पीछे छुप गई मतलब तुम बिल्कुल परपेंडिकुलर देख रहे हो, तब पैरेलल एरर नहीं होगा। तो अब तुम्हें एक तो रीडिंग लेनी है पोटेंशियोमीटर से और एक रीडिंग लेनी है वोल्टमीटर से। पोटेंशियोमीटर से रीडिंग लेते हो तुम्हें सिर्फ ये देखना है कि जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है सर्किट में उसकी सुई हिली कि नहीं हिली, बस इतना सा देखना है। जबकि वोल्टमीटर से रीडिंग लेते हो तुम्हें काउंट करना है कि कितने डिविजन्स का डिफ्लेक्शन आया। तो वोल्टमीटर के केस में जब तुम रीडिंग पढ़ रहे हो उसमें देयर आर चांसेस ऑफ ऑब्जर्वेशनल एरर, बट पोटेंशियोमीटर के केस में सिर्फ तुम्हें देखना है कि सुई हिली कि नहीं हिली, देयर आर लेस चांसेस ऑफ ऑब्जर्वेशनल एरर। इसलिए भी हम किसको प्रेफर करेंगे, पोटेंशियोमीटर को कंपेयर टू वोल्टमीटर। क्लियर? अब पोटेंशियोमीटर की कंस्ट्रक्शन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, वर्किंग में नहीं है, प्रिंसिपल है और प्रिंसिपल के बाद सीधे एप्लीकेशन है। जैसे मीटर ब्रिज वाला जो क्वेश्चन किया था हमने 3 नंबर का, उसमें क्या किया था, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। पोटेंशियोमीटर में 2 नंबर में क्वेश्चन बनता है और सीधे एप्लीकेशन पूछते हैं। 1 नंबर में क्वेश्चन बनता है सीधे इसका प्रिंसिपल पूछते हैं। तो सब हेडिंग प्रिंसिपल, हम समझने जा रहे हैं पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल को। पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या है, अब एक कॉमन मिस्टेक जो 50% स्टूडेंट करते हैं, और ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसे बच्चे करते हो जो लोअर बैचेस में हैं, स्टार बैच के बच्चे सबसे ज्यादा करते हैं। वो मिस्टेक क्या है, अभी तुमने मीटर ब्रिज पढ़ा था, आप पढ़ने वाले हो पोटेंशियोमीटर। मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल था व्हीटस्टोन्स ब्रिज। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल पूछे जाने पर लिखकर आते हैं इट इज बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन्स ब्रिज। तो तुम अपने दिमाग में अभी से शुरू में क्लियर कर लो, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन पोटेंशियोमीटर एंड व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज बिल्कुल अलग है, पोटेंशियोमीटर बिल्कुल अलग है, दूर दूर तक कोई नाता रिश्ता इनके बीच नहीं है। तो कभी भी व्हीटस्टोन ब्रिज को पोटेंशियोमीटर से लिंक करने की कोशिश मत करना। पोटेंशियोमीटर का सिंपल सा प्रिंसिपल है कि कोई रेजिस्टेंस वायर अगर है और उस पर कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, बैटरी जोड़ रखी है तुमने, तो उसकी सर्टेन लेंथ पर होने वाला पोटेंशियल ड्रॉप उस लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। लेंथ को बढ़ा दे तो और ज्यादा होगा, और बढ़ा दे तो और ज्यादा होगा। ये प्रिंसिपल है पोटेंशियोमीटर। तो इसको समझने के लिए एक डायग्राम बनाना होगा हमको। एक वायर दिखाओ, इस वायर का नाम है AB। AB is a potentiometer wire made of constant ton. What are the characteristics? Negligible alpha, high resistivity. constant ton आ जाए, यूरेका एक ही बात है, मैंगनीज आ जाए, नाइक्रोम आ जाए, सबकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, रॉ इज हाई, अल्फा इज नेग्लिजिबल। पोटेंशियोमीटर पूछा जाए, पोटेंशियोमीटर क्या है, बस ये तार है। पोटेंशियोमीटर में और कुछ भी नहीं होता, सिर्फ ये एक तार होता है। अब तुम्हारे सामने चैलेंज है, सोचो, दिमाग लगाओ, किसी एक तार से तुम पोटेंशियल डिफरेंस कैसे नापोगे। प्रिंसिपल मैंने तुम्हें बता दिया, हिंट दे दिया। ये एक वायर है, अब इसकी मदद से तुमको पोटेंशियल डिफरेंस नापना है। हाउ वी कैन मेजर पोटेंशियल डिफरेंस यूजिंग दिस वायर।
सपोर्टिंग डिवाइसेस आर अवेलेबल। तुम्हें बैटरी चाहिए, अवेलेबल है। तुम्हें की चाहिए, की अवेलेबल है। तुम्हें रियोस्टेट चाहिए, रियोस्टेट अवेलेबल है। गैल्वेनोमीटर चाहिए, गैल्वेनोमीटर है। पोटेंशियोमीटर सिर्फ एक तार है। रेज योर हैंड, क्या करें? नेक्स्ट स्टेप, हाउ टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस यूजिंग दिस वायर। हाथ ऊपर करके एक्सप्लेन करो, कौन बताएगा? हाँ, कौन बता रहा है? बोलो। किससे? ओके, बैटरी। किसी सेल या बैटरी, सेल से जुड़ा मान लो, ऑन ऑफ करने के लिए की लगा दी। की लगाना यूजफुल रहता है। जब हम रीडिंग नहीं ले रहे तो हम प्लग निकाल सकते हैं, अननेसेसरी करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि करंट फ्लो होने से वायर गर्म होता है और एनर्जी भी वेस्ट होती है। यहीं पर गैल्वेनोमीटर जोड़ो, नहीं? ओके, बैटरी। ये एक सर्किट बन गया। इस सर्किट में क्या हो रहा है? ये तो कनेक्टिंग वायर है, AB रेजिस्टेंस वायर है। AB इज रेजिस्टेंस वायर, बाकी कनेक्टिंग वायर। तो वायर AB पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा। मान लो इस वायर AB की लेंथ है कैपिटल L, और ये जो स्टैंडर्ड सेल है इसका EMF है 10 वोल्ट। तो L लेंथ पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप होना है? 10 वोल्ट ऑन लेंथ L। तो अगर मैं एक क्वांटिटी डिफाइन करूं जिसको मैं बोलूं पोटेंशियल ग्रेडियंट, ग्रेडियंट वर्ड से तुम फैमिलियर हो, चेंज विद डिस्टेंस। तो पोटेंशियल का चेंज विद डिस्टेंस लिया मैंने, तो पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस, तो वोल्ट पर मीटर में ये जो क्वांटिटी आ गई, ये मुझे पता चल रहा है यूनिट लेंथ पर कितना ड्रॉप हो रहा है इस वायर पर। यहां से लेकर यहां तक ये पूरा रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस में जब हम चलते जाते हैं तो उस पे पोटेंशियल ड्रॉप होता जाता है। ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारा घर अगर किसी पानी की टंकी के पास है तो पानी का प्रेशर, पानी की टंकी हो तो ओवरहेड वाटर टैंक जिसपे लोग चढ़ जाते हैं, फिर अपनी मांग मनवाते हैं वो पानी की टंकी। तो तुम्हारा घर उसके पास है, सप्लाई वहां से आ रही है, तो प्रेशर बहुत अच्छा आएगा। जैसे जैसे घर दूर जाते जाए, दूर है किसी का घर, तो वहां प्रेशर कम होता जाता है। वैसे ही यहाँ पोटेंशियल ज्यादा, जैसे जैसे इधर जाएंगे पोटेंशियल घटते घटते यहाँ पे हो जाएगा 0। तो अगर मैंने आधा तार लिया, इतने हिस्से पर कितना ड्रॉप होगा? 5 वोल्ट। 1/4 लिया तो 2.5 वोल्ट। समझ में आ गई बात? तो मुझे ये वेरिएबल पोटेंशियल का सोर्स मिल गया एक तरह से। ये वायर है वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स। अब कंसेप्ट लिंक करो। मेरे पास एक पेंसिल सेल है, ये उसका पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। बिल्कुल एक आइडेंटिकल एक और पेंसिल सेल है, उसका पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ दिया, नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ दिया, एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया बीच में। क्या गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा? क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि पोटेंशियल का डिफरेंस है ही, तो करंट फ्लो नहीं हो रही। करंट फ्लो होती तो डिफ्लेक्शन दिखाता। दोनों का पोटेंशियल सेम है। तो अगर यहां पर भी ऐसा हो कि वो जो अननोन पोटेंशियल डिफरेंस में नापना चाहता हूं इसकी मदद से, मान लो वो कोई सेल है, उसका EMF में नापना चाहता हूं, तो मैं एक और सर्किट यहां बनाऊं जिसको हम नाम देंगे सेकेंडरी सर्किट। इस तरह से बनाऊं कि उस सेल का पॉजिटिव तो जोड़ दूं A पर और नेगेटिव जोड़ दूं गैल्वेनोमीटर पर। इसका EMF मुझे नहीं पता है, अननोन, E1 इज नॉट नोन टू अस, पता करना है। अब मान लो ये EMF अगर 5 वोल्ट है, सपोज 5 वोल्ट है, और मैंने गैल्वेनोमीटर को कहां टच किया? गैल्वेनोमीटर में आगे वही जॉकी लगती है इसमें, जो मीटर ब्रिज में लगाई थी, स्लाइडिंग की जॉकी। सेंटर पे टच किया तो इस वायर पर कितना ड्रॉप हो रहा है? 5। और इसका भी EMF कितना है? 5।
ये वायर का हायर पोटेंशियल वाला पॉइंट, ये लोअर पोटेंशियल वाला पॉइंट, ये सेल का हायर पोटेंशियल वाला, ये इस सिचुएशन में और सिचुएशन में कोई अंतर है क्या? इसका मतलब गैल्वेनोमीटर क्या दिखाएगा? कितना डिफ्लेक्शन? जीरो डिफ्लेक्शन। इसको क्या बोलेंगे? बैलेंस पॉइंट मिलना, इसीलिए इसको बैलेंसिंग एक्सपेरिमेंट की कैटेगरी में डाला। तो अब अगर मैं पहले से जानता हूं कि यूनिट लेंथ पर कितना ड्रॉप हो रहा है, तो अगर ये लेंथ सपोज L है, स्मॉल l, तो स्मॉल l लेंथ पर कितना ड्रॉप होगा पता चल गया मुझे। और ये जो ड्रॉप है किसके बराबर होगा? अननोन ईएमएफ E1 के बराबर होगा। तो ऐसे 0 से लेकर 10 वोल्ट तक ईएमएफ का कोई भी सोर्स अगर मेरे पास है तो मैं मेजर कर सकता हूं। जैसे तुम्हारे पास घर पे स्प्रिंग बैलेंस है, वो स्प्रिंग बैलेंस 5 किलो तक नापता है, 5 kg वेट। तो तुम 0 से लेकर 5 kg वेट तक का कुछ भी उसमें तोल सकते हो। तो इससे मैं इस वायर की मदद से, पोटेंशियोमीटर की मदद से, अगर ये बैटरी मैंने 10 वोल्ट की लगाई है और अजम्पशन ये है कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, इस सर्किट में कोई रेजिस्टेंस नहीं है एक्सेप्ट दिस, तो सारा का सारा 10 वोल्ट इसी पर ड्रॉप हो रहा है। तो 0 से लेकर 10 वोल्ट तक मैं इसकी मदद से नाप सकता हूं। अगर 1 वोल्ट नापूंगा तो 1 मीटर, मान लो इस वायर की लेंथ 10 मीटर है, तो 1 मीटर पर बैलेंस होगा। 2 वोल्ट नापूंगा, 2 मीटर पर बैलेंस होगा। 3 वोल्ट नापूंगा, 3 मीटर पर। अगर बैलेंसिंग लेंथ आ रही है 5.5 मीटर, इसका मतलब वोल्टेज कितना हो गया? 5.5 वोल्ट। तो पोटेंशियोमीटर कैसे नापता है, तरीका समझ में आया? ऐसे नाप सकते हैं पोटेंशियोमीटर। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इसका प्रिंसिपल तुम्हें लिखवा रहा हूं। ये डायग्राम तो रेफरेंस में चल जाएगा। अगर रेफरेंस में तुमने बना दिया ओके, नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, मत बनाओ, अभी मैं बनवा दूंगा एप्लीकेशन में, और बना दिया तो ठीक है, रेफरेंस साइड। प्रिंसिपल में 2 तरह से लिखवा रहा हूं तुमको। एनसीईआरटी में बहुत सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ है, एक तो वो लिखवाऊंगा और एक और लिखवा रहा हूं। दोनों में से जो तुम्हें समझ में आया वो तुम याद कर सकते हो, तैयार कर सकते हो। प्रिंसिपल में स्टार्टिंग कहां से करते हैं तुम्हें पता है? इनर्शिया ब्रेकिंग लैंग्वेज बताओ। इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट, तो वहीं से स्टार्टिंग करेंगे। और प्रिंसिपल की स्पेलिंग चेक कर लो, तुमने सही लिखी हो, PLE। ये सिद्धांत लिख रहे हो तुमने, लास्ट में आएगा PLE। तो प्रिंसिपल लिखकर डैश लगाकर तुम लिखोगे इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट, इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट we can balance the unknown EMF, we can balance the unknown EMF oblique P dot D dot, या तो EMF होगा या कोई पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स होगा, P dot D dot against AGAINST, against known length, KNOWN, known, ज्ञात, against known length of given resistance wire, against known length of given resistance wire of PN, resistance wire किसका है? पोटेंशियोमीटर of PN, on which a uniform potential gradient, on which a uniform potential gradient is maintained. A uniform potential gradient is maintained with help of a standard cell, with help of a standard cell। स्टैंडर्ड सेल का मतलब ये होता है जिसका ईएमएफ समय के साथ बदलता नहीं, टाइम के साथ जिसका ईएमएफ चेंज नहीं होता, उसको कहते हैं स्टैंडर्ड सेल। और आइडियल सेल किसको कहते हैं? जिसका ईएमएफ तो चेंज नहीं होता पर उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है तो बोलेंगे आइडियल सेल, और ईएमएफ चेंज नहीं हो रहा तो बोलेंगे स्टैंडर्ड सेल।
तो लैब में कोई स्टैंडर्ड सेल की तरह यूज कर सकते हैं क्या किसी सेल को? तुम्हें कुछ सेल दिखाए गए थे लैब से, लैग्रांज सेल, डैनियल सेल, क्या स्टैंडर्ड सेल की तरह यूज कर सकते हैं किसी सेल को? लैग्रांज सेल का ईएमएफ टाइम के साथ बदल जाता है, डैनियल सेल का नहीं बदलता। रीजन बिहाइंड कुछ स्पेशल है उसकी कंस्ट्रक्शन। क्या स्पेशल है? डैनियल सेल अगर तुमने देखा कॉपर का डब्बा है, डब्बा कैसा? पेंट के डब्बे जैसा डब्बा है, ग्रूव है ऊपर, जहां पे उसका मुंह है वहां पे परफोरेशन कहते हैं उसको, एक नाली बनी हुई है जैसे पेंट के डब्बे में होती है, और उसमें नीचे होल्स है। इसमें जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हम भरते हैं कॉपर के डब्बे में, लैब में जाके देख लेना जिन्होंने नहीं देखा, तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भरते हैं ऊपर तक, अप टू ब्रिम, BRIM, ब्रिम, मुंह तक। समय के साथ जैसे जैसे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम होती जाती है, वो कन्वर्ट होता जाता है H2SO4 में, रिएक्शन की वजह से कॉपर आयन निकलते जाते हैं उसके। तो हम क्या करते हैं, वो जो डब्बे में ऊपर परफोरेशंस थे, वो जो ग्रूव था, उसमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल भर के रखते हैं। तो कॉपर सल्फेट के वो क्रिस्टल उस सॉल्यूशन में अपने आप जरूरत के हिसाब से घुलते जाते हैं और कॉपर सल्फेट की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट मेंटेन करते हैं, और उससे सेल का ईएमएफ कांस्टेंट रहता है। तो इससे लगातार करंट ले सकते हैं हम, क्योंकि इसका ईएमएफ कांस्टेंट है। लैग्रांज सेल से लगातार करंट नहीं ले सकते, उससे सिर्फ इंटरमीडिएट सप्लाई ले सकते हैं, रुक रुक कर। घड़ी में ले सकते हैं क्योंकि घड़ी करंट ही बहुत कम ड्रॉ करती है, पर ऐसी कोई भी एप्लीकेशन जो लार्ज करंट ड्रॉ करती है, जैसे कैमरा, उसके फ्लैश को चमकाना है, तो कुछ फ्लैश चमकाने के बाद ये सेल हमें लगता है खत्म हो गया, पर अगर उसे तुम कुछ समय के लिए रख दो, छोड़ दो, इसमें एक मिसकंसेप्ट भी बन जाता है कि धूप में रख दो चार्ज हो जाएगा। तो धूप में रखने से चार्ज नहीं होता है, तुम छाया में रख दोगे तो भी काम हो जाएगा। होता यह कि सेल पोलराइज हो जाता है। जब हम लार्ज करंट ड्रॉ करते हैं तो उसमें हाइड्रोजन फॉर्म होती है हायर रेट पर। किससे हायर रेट पर? हायर बोला तो किसी से कंपेयर किया होगा। हाइड्रोजन जो फॉर्म हो रही है साइमल्टेनियसली MnO2 जो उसमें मिला रखा है, हमने MnO2 मिला रखा है चारकोल के साथ, तो मैग्नीज ऑक्साइड हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके वाटर में कन्वर्ट कर रहा है, जिससे हाइड्रोजन लेयर फॉर्म नहीं कर पा रही पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर। क्योंकि अगर ये हाइड्रोजन जाकर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर लेयर फॉर्म कर देगी तो आयन ट्रांसफर रुक जाएगा सेल में, और आयन ट्रांसफर रुक गया तो सेल करंट देना बंद कर देगा। तो होता यह है कि हाइड्रोजन हायर रेट पर फॉर्म होती है और उसका कन्वर्जन वाटर में उस रेट पर नहीं हो पाता। तो वाटर में कन्वर्जन हो रहा है लोअर रेट पर, हाइड्रोजन फॉर्म हो रही है हायर रेट पर, तो कुछ देर बाद लेयर बन जाती है हाइड्रोजन की और सेल करंट देना बंद कर देता है, पोलराइज हो जाता है। हम बोलते हैं सेल पोलराइज हो गया, डिफेक्ट है सेल का। अब कुछ समय के लिए इसको रख दो, तो उतने टाइम में जो हाइड्रोजन की लेयर फॉर्म हुई, MnO2 उसको वाटर में कन्वर्ट कर देगा ऑक्सीडाइज करके, तो अब सेल वापस से करंट देना शुरू कर देगा। तो तुम एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, जो कैमरा का फ्लैश चमका रहा है वो सेल, उसको 4 घंटे छोड़ दो, वापस लगाओ कैमरे में, तुम देखोगे वापस से वो करंट देना शुरू कर देगा। एल्कली सेल की बात नहीं कर रहा मैं, बात कर रहा हूँ ड्राई सेल, जो लैग्रांज सेल की ड्राई फॉर्म, तो उसके पीछे रीजन ये होता है। तो वो लगातार सप्लाई नहीं दे सकता, तो स्टैंडर्ड सेल की कैटेगरी में नहीं आता, उसका ईएमएफ डाउन भी चले जाता है क्योंकि स्टेटस चेंज हो रहा है लगातार। जबकि डैनियल सेल, उसको हम स्टैंडर्ड सेल की तरह यूज कर सकते हैं। बाकी तुम केमिस्ट्री में पढ़ोगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फ्यूल सेल भी पढ़ोगे, निकल आयरन सेल भी पढ़ोगे, कई तरह के सेल पढ़ोगे, उनकी रिएक्शंस भी सीखोगे। तो प्रिंसिपल एक लैंग्वेज लिखी तुमने, उस लैंग्वेज को समझो, उसमें पढ़ो और यहां से मैच करो। तुमने लिखा इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट वी कैन बैलेंस द अननोन ईएमएफ, ये वाला ईएमएफ है अननोन ईएमएफ, वी कैन बैलेंस द अननोन ईएमएफ अगेंस्ट नोन लेंथ। ये स्मॉल l क्या है? नोन लेंथ। किसकी? ऑफ गिवन रेजिस्टेंस वायर, वायर AB की लेंथ है, वो वायर किसका है? ऑफ पोटेंशियोमीटर, जिस पर हमने क्या किया हुआ है? ऑन विच ए यूनिफॉर्म पोटेंशियल ग्रेडियंट इज मेंटेन्ड, पोटेंशियल ग्रेडियंट मेंटेन किया है यूनिफॉर्म, किसकी मदद से? विद हेल्प ऑफ ए स्टैंडर्ड सेल। ये प्रिंसिपल हो गया, इसकी पूरी वर्किंग को डिस्क्राइब कर रहे हैं। और लगाओ, और लगा के दूसरा लिखो,
जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है इससे काफी सिंपल है, तुम वो भी लिख सकते हो। इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट the potential drop on a resistance wire is directly proportional to its length. तो किसी रेजिस्टेंस वायर पर जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल है? उसकी लेंथ के। सिंपल सा प्रिंसिपल है, तुम देख रहे हो यही हो रहा है यहाँ पे। तो ये पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है। तो कम से कम इस क्लास में जितने भी बच्चे बैठे हैं उनमें चाहे जो नींद में है वो भी सुन ले ध्यान से। ये गलती नहीं करनी है कि एग्जाम में जब पूछा जाएगा प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, अच्छी फ्रीक्वेंसी, बहुत अच्छी फ्रीक्वेंसी से पूछा जाने वाला क्वेश्चन, तो तुम में से कोई भी ये लिख के नहीं आएगा इट इज बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज से इसका कोई लेना देना नहीं। अब हम आते हैं इसकी एप्लीकेशन, सब हेडिंग एप्लीकेशन। सिलेबस में थ्योरी में 3 एप्लीकेशन है, प्रैक्टिकल में उनमें से 2 हैं, वही पूछी जाती है एग्जाम में, जो प्रैक्टिकल में भी है थ्योरी में। पहली एप्लीकेशन सिंपल है, हाउ टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। तो पहली एप्लीकेशन लिखोगे फर्स्ट, टू मेजर अननोन ईएमएफ ऑब्लिक पोटेंशियल डिफरेंस यूजिंग पीएम। टू मेजर अननोन ईएमएफ ऑब्लिक पोटेंशियल डिफरेंस यूजिंग पीएम। पोटेंशियोमीटर इस्तेमाल करके अननोन ईएमएफ नापना या पोटेंशियल डिफरेंस नापना। डैश लगा दो, इस सर्किट को रीड्रॉ करो, दोबारा बनाओ, लॉजिकल सीक्वेंस में बनाओ। लॉजिकल सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले वायर ए बी। अब की बार तुम्हें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है। एग्जाम में जब भी पोटेंशियोमीटर पूछा जाएगा तुम पोटेंशियोमीटर वायर को सिर्फ एक तार से नहीं दिखा सकते। रीजन, कंसेप्चुअली देयर इज नथिंग रॉन्ग, बट जो लोगों के दिमाग में बैठ गया, जो तुम्हें नंबर देने वाले एग्जामिनर, कॉपी चेकर, तो कॉपी चेक करने वाले ऐसा मानते हैं कि बच्चे ने अगर पोटेंशियोमीटर वायर को जिग-जैग घुमाकर इस तरह से नहीं दिखाया, जैसा कि कौन सी एनसीईआरटी में है, जो 2002 के बाद बनी, ठीक है, 2002 के पुरानी पहले वाली एनसीईआरटी देखोगे तो कैसे दिखा रखा है? सिंगल वायर से। 2002 के बाद वाली एनसीईआरटी में ऐसे दिखा रखा है। तो कम से कम 4 बार तो घुमाना ही, तुम्हें 4 तार तो दिखाने हैं, 1 2 3 4 यहाँ तक दिखा सकते हो, एंड कर सकते हो। और नहीं तो श्रद्धा अगर थोड़ी है तुम्हारे अंदर तो 6 तार दिखाओ, जैसे एनसीईआरटी में दिखाया, तो 4 या 6 तार ऐसे जिग-जैग घुमा कर। तो ये टर्मिनल ए हो गया, ये टर्मिनल बी। तो पोटेंशियोमीटर वायर वही ए बी वायर है, उसको दिखाने का तरीका बदल गया, क्योंकि इस तार की लंबाई 4 मीटर से लेकर कितने मीटर तक हो सकती है? 12, 4 मीटर टू 12 मीटर। तो प्राइमरी सर्किट बनाने के लिए मैं इसमें पोटेंशियल ड्रॉप करूंगा। पोटेंशियल ड्रॉप करने के लिए एक सेल लगाऊंगा, स्टैंडर्ड सेल, जिसका ईएमएफ है ई। सर्किट में करंट को कंट्रोल करने के लिए की। रियोस्टेट ऑप्शनल है। जब हम प्रैक्टिकल करते हैं, हमें एक से ज्यादा ऑब्जर्वेशन चाहिए होते हैं, एक से ज्यादा ऑब्जर्वेशन चाहिए तो हम क्या लगाते हैं? रियोस्टेट, रीडिंग्स चेंज कराने के लिए। तो तुम में से जो बच्चे सर्किट से ज्यादा फैमिलियरिटी नहीं रखते हैं वो ध्यान से समझे, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। प्राइमरी सर्किट मैंने बनाया है अभी तक, सेकेंडरी सर्किट अब बनाने जा रहा हूं। सेकेंडरी सर्किट में हम उस सोर्स ऑफ ईएमएफ या सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस को जोड़ेंगे जिसकी वैल्यू हम पता करना चाहते हैं। और जोड़ने का लॉजिक क्या रहेगा? जितने भी तुम प्रैक्टिकल कर रहे हो लैब में जाके, बैलेंसिंग एक्सपेरिमेंट्स वाले, चाहे वो मीटर ब्रिज होगा, चाहे पोस्ट ऑफिस बॉक्स होगा, चाहे पोटेंशियोमीटर, एक कॉमन रूल फॉलो करना है, ऑल पॉजिटिव शुड बी कनेक्टेड टू ए। ए को हमेशा हम क्या बनाएंगे? हायर पोटेंशियल वाला पॉइंट। सारे पॉजिटिव हम जोड़ेंगे ए पर ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जस्ट एक कन्वेंशन है।
तुम उल्टा भी कर सकते हो, सारे नेगेटिव भी जोड़ सकते हो ए पर, तब भी एक्सपेरिमेंट हो जाए। पर कन्वेंशन ये है कि तुम जितने भी प्रैक्टिकल बुक्स में देखोगे सारे पॉजिटिव ए पर। हम कन्वेंशन फॉलो करेंगे, अनकन्वेंशनल नहीं जाएंगे, क्योंकि अनकन्वेंशनल जाते क्या होगा, जैसे तुमने डायग्राम बनाया नेगेटिव कॉमन वाला, बोर्ड में वो एग्जामिनर कॉपी चेक करता करता आ रहा है सीक्वेंस में, अब तुम्हारा डायग्राम जो है उसके मेमोरी में जो डायग्राम है उससे मैच नहीं हो रहा, वो सीधे क्रॉस करेगा, आगे बढ़ जाएगा, भले वो सही है। तो तुम्हें ध्यान रखना है कि बोर्ड की कॉपी में कुछ भी अनकन्वेंशनल नहीं करना है, सब कुछ कन्वेंशनल करना है। तो वो सेल अननोन ईएमएफ है सपोज E1, उसको मैंने यहाँ लगाया, ये प्लस ये माइनस, इससे गैल्वेनोमीटर जोड़ा, तुम देख रहे हो सारे पॉजिटिव कहाँ जुड़ रहे हैं, ए पर। गैल्वेनोमीटर से जॉकी कनेक्ट किया, जॉकी को मैं स्लाइड करके किसी भी पॉइंट पे टच कर सकता हूँ इस पूरे वायर, और वो पॉइंट ऐसा होना चाहिए कि वहां टच करने पर गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखा दे। तो मैं बोलूंगा ए से लेकर जे तक जो लेंथ है उसको बोलूंगे बैलेंसिंग लेंथ स्मॉल एल, कि इतनी लेंथ पर जो पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है वही वास्तव में किसके बराबर है, E1 के बराबर। तो अगर मैं यहाँ पर मार्क करूं लेंथ L टिल हियर, तो मैं लैंग्वेज में लिख के बता सकता हूँ L लेंथ पर होने वाला ड्रॉप इक्वल टू अननोन ईएमएफ E1, जो भी लिखवा रहा हूँ। अब जब तुम प्रैक्टिकल करोगे तो ये जो बैलेंस पॉइंट पता करने का तरीका है, बैलेंस पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले गैल्वेनोमीटर को टच किया ए पर टच किया, तो देखो कोई रोल है क्या ऊपर वाले सर्किट का नीचे वाले सर्किट में करंट फ्लो कराना, शॉर्ट सर्किट हो गया ऊपर वाला, तो करंट कैसे फ्लो होगी, ये बैटरी सेल करंट ऐसे भेजेगा, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देगा बिकॉज ऑफ दिस सेल, इस तरफ टुवर्ड्स लेफ्ट, क्योंकि ऊपर वाले सर्किट का कोई रोल नहीं है। अगर तुमने टच किया पॉइंट बी पर, तो अभी ये बड़े सेल की तरह हो गया, यहाँ 10 वोल्ट है और ये 5 वोल्ट का ही है, तो जब दो सेल 10 वोल्ट और 5 वोल्ट के पैरेलल में जुड़ जाते हैं तो करंट कौन फ्लो कराएगा, ताऊ जी, बड़ा वाला सेल, तो करंट उधर से आएगी, अब की बार करंट उधर से आई तो गैल्वेनोमीटर किस साइड रिफ्लेक्शन देगा, टुवर्ड्स राइट। तो हम क्या करते हैं, जब भी पोटेंशियोमीटर का एक्सपेरिमेंट करना होता है सबसे पहले टर्मिनल ए पर टच करके देखते हैं जॉकी को, डिफ्लेक्शन वन साइड, फिर टर्मिनल बी पर डिफ्लेक्शन अपोजिट साइड। अगर डिफ्लेक्शन अपोजिट साइड आ गया तो तय हो गया कि सर्किट सही है और हमें बैलेंस पॉइंट मिल जाए, क्योंकि लॉजिक सिंपल है, मैं उधर जाता जाता बिना रुके तो नहीं मुड़ सकता, इधर रुकूंगा तभी मुड़ूंगा, तो डायरेक्शन चेंज तो नहीं हो सकती बिना जीरो हुए, हमें वही तो पता करना है जीरो कहाँ है, तो तय हो गया इस वायर पे कहीं ना कहीं जीरो आएगा, तो वो है बैलेंसिंग लेंथ स्मॉल एल। तो सर्किट बन गया पूरा, लैंग्वेज देखोगे, we find balancing length small l, we find balancing length small l, then we may write E1 equal to XL, where X equal to V subscript AB upon capital L is called potential gradient. अब तुम्हें इसकी इंपॉर्टेंस को समझना है, VAB की, और L क्या है वो लिखना है। L क्या है मेंशन कर सकते हो, L is total length of PM wire, L is total length of PM wire, पोटेंशियोमीटर वायर की टोटल लेंथ, और VAB क्या है, तुम अगर ध्यान से देखो तो रियोस्टेट लगा दिया मैंने, यहाँ रियोस्टेट नहीं था, यहाँ 10 के 10 पूरे ड्रॉप हो रहे थे इस पे, अब ड्रॉप हो रहे हैं क्या 10 के 10, कुछ इस पे ड्रॉप होगा, इसके रेजिस्टेंस में बचा हुआ इस वायर पे होगा। तो अब मैं अगर ये लिखता हूँ कि E अपॉन कैपिटल L, जैसे वहां लिखा था पहले, E अपॉन कैपिटल L नहीं लिख सकता क्योंकि पूरा का पूरा E इस पे ड्रॉप नहीं हो रहा, तो खाली जितना इस पे ड्रॉप हो रहा है
उसको अलग से दिखाए दो V सबस्क्रिप्ट AB, ड्रॉप ऑन वायर AB। अब अगर ये एक्सपेरिमेंट में सक्सेसफुली करना चाहता हूं पोटेंशियोमीटर का एक्सपेरिमेंट, तो उसके लिए एक जरूरी शर्त हो गई यहां पर। मान लो अननोन ईएमएफ जो तुम नापना चाहते हो E1, वो अगर VAB से ज्यादा है तो नाप पाओगे कि नहीं नाप पाओगे? बैलेंस पॉइंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इफ E1 इज ग्रेटर देन VAB, अगर ऐसा हुआ यू विल गेट बैलेंस पॉइंट और नॉट। तुम्हारे पास जो तराजू है वो 5 किलो वेट 5 kg वेट तक नाप सकता है। एक ही सिंगल ऑब्जेक्ट है 7 kg वेट का, क्या उसका वजन कर पाओगे इस पे? समझ गए लॉजिक? तो पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट के सक्सेसफुल होने के लिए कंडीशन है, स्टार करके लिखोगे, कंडीशन फॉर potentiometer experiment to be successful, condition for potentiometer experiment to be successful, और वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन है V subscript AB should be greater than E unknown. This is the condition. जो वायर पर ड्रॉप हो रहा है वो अननोन ईएमएफ जो हम नापना चाहते हैं उससे ज्यादा होना चाहिए। अब इसको लिंक करो, देखो तुम्हें याद रहा कि नहीं रहा, है ना? याद रहा तो खुश होना कि अच्छा हमें याद है, आता है, सब्जेक्ट समझ में आ रहा है, और नहीं याद रहा तो सीख लेना। दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, सब बोलते हैं, ऐसा कोई भी नहीं जो नहीं बोलता। बड़े लोग भी बोलते हैं, छोटे लोग भी बोलते हैं, बच्चे भी बोलते हैं, सब बोलते हैं। तो तुमको मैंने बताया था पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का एक एग्जांपल कि लैब में जब पोटेंशियोमीटर वन साइडेड डिफ्लेक्शन देता है तो हम क्या करते हैं, एक और वैसा ही सेल पैरेलल में जोड़ देते हैं प्राइमरी सर्किट में। तो मान लो मैंने टच किया A पर, मैंने टच किया B पर, डिफ्लेक्शन आ रहा है वन साइडेड, एक ही साइड में आ रहा है। इसका मतलब अब मैं इस पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता। इसका कारण क्या है? कारण ये है, ये सिचुएशन हो गई। अगर ये सिचुएशन कब हो गई है? अगर जितना इंटेंसिटी के साथ डिफ्लेक्शन यहां पर आ रहा है, यहां पर डिफ्लेक्शन उससे थोड़ा कम आ रहा है, पर आ सेम साइड में, इंटेंसिटी थोड़ी कम हो गई और सेम साइड में डिफ्लेक्शन आ रहा है। इसका मतलब ये सिचुएशन हो गई है। अब इस सिचुएशन को खत्म करने का तरीका क्या है कि इस वायर में करंट को बढ़ाया जाए। अगर इस वायर में करंट बढ़ जाएगी तो करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट यानी इस पे होने वाला ड्रॉप VAB बढ़ जाएगा, और अगर वो इस सिचुएशन से इस सिचुएशन में कन्वर्ट हो गया तो हमें बैलेंस पॉइंट मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस सेल के साथ ऐसा ही एक और सेल लाकर कैसे लगा देते हैं? पैरेलल। उसका फायदा क्या होता है कि करंट बढ़ जाती है, क्योंकि ये सेल जनरली क्या होता है, ऐसी ये सिचुएशन आती तब है जब ये सेल पुराना हो जाता है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता है। तो वैसे एक और लगा देंगे, ज्यादा दो पुराने सेल मिलकर ज्यादा करंट देंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर? कई बार गलती से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं तुम्हें क्लियर कर रहा हूँ। गलती से इसके टर्मिनल उल्टे लगा दिए तुमने, रिवर्स, यानी ये तो है नेगेटिव और ये है पॉजिटिव। बताओ डिफ्लेक्शन बोथ साइड आएगा, A और B पर अपोजिट आएगा या एक ही साइड आएगा? अब क्या होगा जब तुम A पर टच करोगे, करंट किसने, इसने फ्लो कराई, इसने फ्लो कराई, इसका वोल्टेज है 5 वोल्ट, 5 वोल्ट की वजह से करंट फ्लो हुई, इसने सर्टेन डिफ्लेक्शन दिया इस साइड। अब तुमने क्या किया, B पे टच कराया। अब देखो ध्यान से, ये सेल और ये सेल एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं इस सर्किट में, सीरीज। अब जो डिफ्लेक्शन आएगा 15 वोल्ट के कारण आएगा, 10 वोल्ट इसका और 5 वोल्ट इसका, और सेम साइड में करंट कैसे फ्लो होगी। तो जितना डिफ्लेक्शन जिस इंटेंसिटी के साथ यहां पर आ रहा था उससे ज्यादा इंटेंसिटी के साथ, तो अगर ज्यादा इंटेंसिटी के साथ डिफ्लेक्शन आ रहा है इसका मतलब ये जो अननोन ईएमएफ का सोर्स है हमने उल्टा लगा दिया है। क्लियर? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने बताया तुमको, प्रैक्टिकल के वाइवा में पूछते हैं, थ्योरी में भी पूछते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन,
एक एप्लीकेशन हो गई। सेकेंड एप्लीकेशन, टू कंपेयर द EMFs ऑफ गिवन टू प्राइमरी सेल्स यूजिंग PL। टू कंपेयर द EMFs ऑफ गिवन प्राइमरी सेल्स यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तुम्हें दो प्राइमरी सेल्स दिए गए हैं, तुम्हें उन दोनों का EMF कंपेयर करना है और उसके लिए तुम्हें यूज करना है पोटेंशियोमीटर। सर्किट बनाओ फिर से फटाफट, स्पीडली, सेम ये का ये बना दो, पूरा कॉपी मार दो, कॉपी पेस्ट, कट पेस्ट मत करना, नहीं तो यहां से गायब हो जाएगा। सेकेंड एप्लीकेशन के लिए तुमको दो सेल दिए जाते हैं, एक होता है लैग्रांज, एक होता है डैनियल। लैग्रांज सेल का EMF होता है 1.45 वोल्ट और डैनियल सेल का होता है 1.125 वोल्ट, यानी लैग्रांज सेल का ज्यादा है और डैनियल सेल का कम है। तो नेचुरल है, बैलेंस पॉइंट अगर तुम निकालोगे, तुम क्या कर सकते हो, जो तुमने अभी सीखा उसके बेसिस पे तुम ये कर सकते हो कि पहले तुम यहाँ पे लैग्रांज सेल लगाओ, बैलेंसिंग लेंथ निकालो, बैलेंसिंग लेंथ आ गई L1, फिर तुम इस सेल को हटा दो, इसकी जगह क्या लगा दो, डैनियल सेल लगा दो। अब बैलेंसिंग लेंथ आ जाएगी L2, डेफिनेटली L2 विल बी लेसर देन L1 क्योंकि EMF कम है तो बैलेंसिंग लेंथ भी कम, पोटेंशियल ग्रेडियंट तो फिक्स है। तो कंपेयर करने का मतलब होता है रेशियो, तो तुमने रेशियो लिया E1/E2 इक्वल टू L1/L2, क्योंकि X तो कट जाएगा, X सेम है, हो गया कंपैरिजन। पर हम चाहते हैं कि दोनों सेल लगे रहे और हमें कम से कम 3 ऑब्जर्वेशन तो मिले प्रैक्टिकल जब करना है। तो हम इस अरेंजमेंट में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। बना लिया तुमने? तो तुम मॉडिफिकेशन कैसे करोगे, यहां पे इसको काट दो, एक सेल और लगाओ, प्लस माइनस नीचे जगह नहीं ऊपर लगा दो, ये E1 इसका EMF E2। अब हम ये चाहते हैं कि बारी बारी से ये सेल सर्किट में आए, यहाँ पे टर्मिनल बना दो, ये तीसरा टर्मिनल। हम चाहते हैं ये सेल एक बार में एक सेल सर्किट में आए, तो एक स्पेशल की होती है, इसको बोलते हैं टू वे की। उसमें क्या होता है, 3 मेटल के ब्लॉक होते हैं और 2 स्लॉट होते हैं टू वे की। जब मैं प्लग यहाँ लगाऊंगा तो ये और ये कनेक्ट हो जाएंगे, और जब प्लग यहाँ लगाऊंगा तो ये और ये कनेक्ट हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया, इससे जोड़ दिया लैग्रांज को, इससे जोड़ दिया डैनियल को, और इससे जोड़ दिया गैल्वेनोमीटर। तो लैग्रांज सेल का नेगेटिव यहाँ, डैनियल सेल का नेगेटिव यहाँ, बीच वाला टर्मिनल गैल्वेनोमीटर। तो ये जो सर्किट है, अब इसकी मदद से मैं क्या कर सकता हूँ, कंपैरिजन। पहले मैं ऊपर यहाँ पे प्लग लगाता हूँ, लैग्रांज के लिए बैलेंसिंग लेंथ पता की L, फिर प्लग वहां से हटा के इसमें लगा दिया, डैनियल के लिए बैलेंसिंग लेंथ पता की L डैश। फिर मैंने क्या किया, क्योंकि एक से ज्यादा ऑब्जर्वेशन चाहिए, रियोस्टेट की पोजीशन को शिफ्ट किया। जैसे शिफ्ट करूंगा इस पे होने वाला ड्रॉप चेंज होगा, इस पे होने वाला ड्रॉप चेंज होगा तो VAB चेंज हो जाएगा, VAB चेंज होगा तो पोटेंशियल ग्रेडियंट चेंज हो जाएगा। पहले ये X था, हो गया X डैश। अब मैंने फिर से बैलेंसिंग लेंथ निकाली, यहां पर प्लग लगाया, L1 चेंज हो जाएगी बैलेंसिंग लेंथ, यहां पर प्लग लगाया L1 डैश, ऐसा 3 बार करेंगे, फिर स्लाइड करेंगे L2 डैश, L अपॉन L डैश, L1 अपॉन L1 डैश, L2 अपॉन L2 डैश, तीनों रेशो जोड़कर डिवाइडेड बाय 3। अभी जो रिजल्ट आएगा इसको एक्सप्रेस करेंगे एज अ रिजल्ट। अब क्योंकि इनका EMF थ्योरेटिकल वैल्यू मुझे पता है 1.45 एंड 1.125, तो जब मैं रेशियो लेता हूं 1.45 और 1.125, ये आता है अराउंड 1.28। तो प्रैक्टिकल में तुम्हारा रिजल्ट भी किसके आसपास आएगा, 1.28। मान लो पहले सेट का रेशियो आ गया 1.29, दूसरे का आ गया 1.30, तीसरे का आ गया 1.31, तो तीनों को जोड़ के डिवाइडेड बाय 3 कर दो, वो रिजल्ट हो गया।
तो लैंग्वेज में लिखोगे सर्किट बनाने के बाद 2 नंबर में आता है 2M, है ना, जहाँ तुमने हेडिंग लगाया था इस एप्लीकेशन में, 2 नंबर की एप्लीकेशन है। तो सर्किट बनाना होगा 2 नंबर में और फॉर्मूला चाहिए, लिखोगे we connect the two cells in secondary circuit as shown, and find balancing lengths L1 and L2, balancing lengths L1 and L2 corresponding to E1 and E2, corresponding to E1 and E2. So we may write E1 equal to XL1, E1 equal to X times L1 equation 1, and E2 equal to XL2 equation 2. Taking ratio, रेफरेंस में मेंशन कर देना x क्या है, x इक्वल टू VAB अपॉन L, वोल्ट पर मीटर इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। Taking ratio 1/2 E1/E2 equal to L1/L2, कंपैरिजन हो गया। अब इस फॉर्मूले का यूज तुम्हें आना चाहिए, क्वेश्चन तुमसे पूछे जाते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन जो आता है उसमें तो ये कि 4 चीजें हैं, 3 चीज तुमको दे देते हैं, चौथी पूछ लेते हैं। बोले एक सेल है जिसका ईएमएफ है 2 वोल्ट, उसके लिए बैलेंसिंग लेंथ 400 सेंटीमीटर है, तो बताओ दूसरा सेल जिसका ईएमएफ 3 वोल्ट है उसके लिए बैलेंसिंग लेंथ कितनी होगी। डायरेक्ट हो गया। तुमसे बोलते हैं घुमा के जब क्वेश्चन बनाते हैं, बोलते 2 सेल को हमने जोड़कर लगाया है बारी बारी से, एक बार हमने इस तरह से जोड़ा और एक बार इस तरह से जोड़ा। जब इस तरह से जोड़ा बैलेंसिंग लेंथ आई सपोज 702, और जब इस तरह से जोड़ा बैलेंसिंग लेंथ आई 351 सेंटीमीटर। कैसे नापते हैं बैलेंसिंग लेंथ? देखो यहां से लेकर बैलेंस पॉइंट तक की लंबाई नापनी। सपोज पॉइंट यहां आया, अब स्केल है लगा हुआ इसके साथ, स्केल पे तुम्हें 20 भी दिख रहा है 80 भी दिख रहा है, तो 100 सेंटीमीटर तो यहां तक हो गया। और ये कितना है 20 है कि 80 है, तो बैलेंसिंग लेंथ क्या होगी 120। सपोज यहां आ रहा है, यहां बैलेंस पॉइंट आया, तो तुम गिनोगे 1 2 3 3 तार पूरे 300 सेंटीमीटर हो गया। अब तुम्हें दिख रहा है 75 और 25, तो ये डिस्टेंस 75 हो गई कि 25? कॉमन सेंस लगा है ना, तो हो गया 375। और मान लो पॉइंट यहाँ है और यहाँ दिख रहा है 60 और 40, तो कितना लोगे 60, 1 2 3 4 460, क्योंकि तारे इधर से आ रहा है। अब क्या करोगे, तुमसे पूछा है E1/E2 निकालो, तो तुमने मान लिया इसका ईएमएफ E1 है, इसका E2 है, तो एक बार तो दोनों सपोर्ट में आ गए। दिस corresponds to E1 plus E2 and this corresponds to अपोजिशन में। आप कर सकते हो, या तो कंपेंडेंटो डिविडेंडो लगा दो या क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तुम्हें रिजल्ट मिल जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट अगली एप्लीकेशन, तीसरी एप्लीकेशन पोटेंशियोमीटर की जो एग्जाम में आती है। टू फाइंड internal resistance of given primary cell, to find internal resistance of given primary cell using potentiometer, to find internal resistance of given primary cell using
पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल करके इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है गिवन प्राइमरी सेल का। हम जानते हैं पोटेंशियोमीटर से वोल्टेज नाप सकते हैं, ईएमएफ नाप सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस नाप सकते हैं, पर यहां तो बात आ रही है इंटरनल रेजिस्टेंस, तो वो कैसे नापे? तो पहले फॉर्मूला कन्वर्ट करते हैं। अगर हम इंटरनल रेजिस्टेंस को एक्सप्रेस कर पाए इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ तो नाप पाएंगे, नहीं तो नहीं नाप पाएंगे। क्या पोटेंशियोमीटर से करंट नाप सकते हो? जवाब है हाँ। कैसे? एक रेजिस्टेंस लो जो 1 ओम का है, तो रेजिस्टेंस अगर 1 ओम का है तो उसके अक्रॉस अगर तुमने पोटेंशियल डिफरेंस नापा, वो आया V। अब V होता है IR, अब R तो 1 है तो V किसके बराबर हो गया? ऐसे हम करंट नाप लेते। तो लिखोगे we know that comma in discharging mode, जब सेल डिस्चार्ज हो रहा होता है, in discharging mode of a cell कौन सा रिलेशन होता है? E इक्वल टू V प्लस IR और R इक्वल टू E माइनस V अपॉन I। मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस नापना है, मैं पोटेंशियोमीटर से E भी नाप सकता हूँ, ओपन सर्किट TPD, V भी नाप सकता हूँ, क्लोज सर्किट TPD, पर I नहीं नाप सकता। तो I को कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया? कैपिटल R से मल्टीप्लाई किया, कैपिटल R से डिवाइड किया। I इंटू R को मैंने लिखा V, सो एक्सप्रेशन बिकम्स E माइनस V अपॉन V इंटू R, रीअरेंज किया R इक्वल टू E बाय V माइनस 1 इंटू R। अब मेरे पास फॉर्मूला रिड्यूस हो गया। ये अगर मैं पोटेंशियोमीटर से ईएमएफ नाप लूं जब सेल से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, और सेल से करंट फ्लो कराने के लिए उस सर्किट में रेजिस्टेंस R लगाकर टीपीडी नापू, जिसको बोलेंगे वोल्टेज। जब सेल से करंट फ्लो करा दिया तुमने तो उसका टीपीडी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, घटकर किसके बराबर रह जाता है? वोल्टेज के बराबर। तो मैं E भी नाप सकता हूँ, V भी नाप सकता हूँ, और R तो मैं खुद ही लगा रहा हूँ, तो मैं स्मॉल r नाप सकता हूँ। सर्किट डिजाइन करते हैं इसके, सेम सर्किट वापस बनाओ। अभी सेकेंडरी मत बनाना, सिर्फ प्राइमरी बनाओ। प्राइमरी सर्किट बना दो पूरा सेम स्पीडली, बिना देखे। 2 बार बना लिया, अभी तो तीसरी बार बिना देखे। प्राइमरी सर्किट कम से कम बनाओ। 6 तार दिखाओ, 6 तार के बाद सेल दिखाओ, की दिखाओ, रियोस्टेट दिखाओ। रियोस्टेट इज ऑप्शनल, चाहे तो हटा सकते हैं। प्राइमरी सर्किट बन गया। मुझे क्या नापना है? सेल का ईएमएफ। अगर मैं उस सेल को जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस मैं नापना चाहता हूं, उसका ईएमएफ नापने के लिए, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, दिखा दो इसमें साथ में स्मॉल r, ये सेल है। मान लो इसका ईएमएफ E है, क्योंकि उस फॉर्मूले में E आ रहा है, तो अब दो E हो गए, तो इसको क्या कर देते हैं? इसको E1 कर देते हैं, क्योंकि इसका रोल नहीं है कुछ भी। रोल किसका है? उसका है, तो उसको E कर दिया, उसको E1 कर दिया। इंटरनल। अब मैं कैलकुलेटर जोड़कर अगर बैलेंस पॉइंट निकालता हूं, बैलेंसिंग लेंथ, तो ईएमएफ के कोरस्पॉन्डिंग आएगी बैलेंसिंग लेंथ। मैं क्या लिख सकता हूं? E इक्वल टू, भाई ये सर्किट बिल्कुल वैसे होगा ना जो पहले एप्लीकेशन थी, कोई अंतर है क्या? बस ये इंटरनल रेजिस्टेंस तुम्हें दिख रहा है, पर तुम्हें साथ में ये समझ डेवलप करनी पड़ेगी, क्या इससे कोई फर्क पड़ रहा है? अगर ये 5 ओम है तो क्या अलग रीडिंग आएगी, और ये 10 ओम है तो क्या अलग रीडिंग आएगी? सोचो, रीडिंग कब ले रहे हो तुम? जब कैलकुलेटर कितना डिफ्लेक्शन दिखा रहा है? 0। तो क्या इस सर्किट में कोई करंट फ्लो हो रहा है? जब करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है तो स्मॉल r का कोई रोल है? 5 ओम हो, 10 ओम हो कि 15 ओम हो, इट डजंट मैटर। तो स्मॉल r से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बैलेंसिंग लेंथ आ गई इक्वल टू XL। अब मैंने क्या किया? मैं इस सेल को क्लोज सर्किट में लाना चाहता हूं। क्लोज सर्किट में लाने के लिए मैंने इसके साथ जुड़ा है रेजिस्टेंस बॉक्स, जिससे कि अलग अलग वैल्यू के रेजिस्टेंस R में इंट्रोड्यूस कर सकूं। मैं कभी तो उसको क्लोज में लाना चाहता हूं, कभी ओपन रखना चाहता हूं, तो मैंने साथ में एक की जोड़ी K डैश और यहां जोड़ दिया टर्मिनल।
अब जब तुम लैब में जाकर सर्किट जोड़ते हो, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि टर्मिनल गैल्वेनोमीटर के पहले जुड़ना है या आगे जुड़ना है। तो यहाँ पर भी एक बेसिक रूल फॉलो करो। पहला बेसिक रूल क्या बताया था, सारे पॉजिटिव कहां पर, एक पर। दूसरा बेसिक रूल, गैल्वेनोमीटर में जिधर जॉकी जुड़ेगी उधर सिर्फ जॉकी जुड़ेगी और कुछ नहीं। गैल्वेनोमीटर में जॉकी वाले टर्मिनल में हमेशा सिर्फ एक जॉकी वाले टर्मिनल होता है और कुछ नहीं होता, यानी बाकी और कुछ भी जोड़ना है तो दूसरी साइड जुड़ेगा। अब इस सर्किट में देखो, अगर मैंने K डैश को क्लोज कर दिया तो इस सेल की मजबूरी है, इसको इसमें करंट फ्लो कराना ही पड़ेगा। और जैसे ये सर्किट में करंट फ्लो कराएगा, इसका टीपीटी घट कर रह जाएगा V। फिर याद करने की कोशिश करो, अगर तुम्हें याद आ रहा हो, मैंने एग्जांपल दिया था, एक टॉर्च है, टॉर्च का सर्किट, और उसमें हमने दो सेल लगा रखे हैं 1.5 सीरीज में 3 वोल्ट। मैंने एक वोल्ट मीटर जोड़ दिया, वोल्ट मीटर रीडिंग दे रहा है 3.2, थोड़ी सी ज्यादा बताता है। और जैसे मैं टॉर्च ऑन करता हूं, घटकर क्या रह जाती है 2.7। टॉर्च जब तक ऑफ है तब तक ईएमएफ, टॉर्च ऑन कर दिया तो वोल्टेज। तो ऐसे जब करंट फ्लो हो गई तो इसका ईएमएफ घट के कम रह जाएगा, घट के कम रह जाएगा, तो बैलेंसिंग लेंथ भी पहले से कम आएगी। नई बैलेंसिंग लेंथ आई L डैश, वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगी, V, एंड डेफिनेटली L डैश विल बी लेस देन L। तो मुझे E भी पता चल गया, V भी पता चल गया, और E को V बनाने वाला कौन है, R, वो पता है, फॉर्मूले में रख के पता कर लेंगे। तो ये सर्किट पूरा हो गया। इसको डालोगे इक्वेशन 1, लैंग्वेज लिखोगे, we connect the cell in secondary circuit as shown. We connect the cell in secondary circuit as shown. And find balancing lengths L, small l, and L dash. And find the balancing lengths L and L dash corresponding to L and L dash corresponding to EMF E, corresponding to EMF E and voltage V, corresponding to EMF E and voltage V, keeping K dash open, जब EMF E पता कर रहे हो तो K dash open, and close, जब voltage पता कर रहे हो open and close respectively, open and close respectively। that is के आगे डैश लगाओ, ये लिख दो E equal to XL, V equal to XL dash, E equal to XL, V equal to XL dash। putting these values in equation 1 we get, putting these values in equation 1 we get small r equal to E की जगह एक स्टेप खा जाओ, x कटना है, x को डायरेक्टली हटा दो, L upon L dash minus 1 into capital R। This is the appropriate formula। जब तुम प्रैक्टिकल करते हो, एक से ज्यादा ऑब्जर्वेशन चाहिए, उसके लिए क्या करते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स में पहले 50 ओम लगाकर रीडिंग ली, फिर 100 ओम लगाकर रीडिंग लेते हैं। तो ये L dash बदलता जाएगा, L में कोई चेंज नहीं आएगा, R चेंज होगा, 50 L dash अलग आएगा, 100 L dash अलग आएगा, 150 L dash अलग आएगा। तो स्मॉल r चेंज होगा एक रेंज में, स्मॉल r की वैल्यू सेम नहीं मिलेगी। तुम किसी सेल के लिए ऐसा नहीं कह सकते कि इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस इतना होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, टेंपरेचर, करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। तो इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट लिखेंगे उसमें कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होगी हमारे पास एक रेंज होगी। हम लिखेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस वेरीज फ्रॉम दिस मच मिनिमम टू दैट मच मैक्सिमम। तो अब तुम्हारा रोल क्या है, तुम्हें लैब में जाकर प्रैक्टिकल परफॉर्म करने। चैप्टर खत्म हो गया, एक क्वेश्चन और कराऊंगा मैं नेक्स्ट टर्न पे, बाकी एनसीईआरटी के शॉर्ट एग्जांपल्स खुद से करना पोटेंशियोमीटर पर बेस्ड। और पीछे एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हो। एक्सरसाइज के क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो पर्टिकुलर एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी, बाकी सब हो जाएंगे। उस क्वेश्चन का आंसर सही नहीं है, बस उसी में प्रॉब्लम आएगी। तो करके देखोगे तब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टर्न से मैग्नेटिक इफेक्ट।